आज के लेक्चर में मैं ये गुजारिश करूंगा कि ट्रांसलेशन का पैराग्राफ अगर आपको आता है तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है। उससे पहले कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली गुजारिश ये, ग्रैंड रूल वन ये, कि जब पैराग्राफ आपके सामने आए तो आपने उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ना है। उस बार बार पढ़ने का, दो बार पढ़ने का, तीन बार पढ़ने का फायदा ये होना है कि आपको उस पैराग्राफ का थीम समझ आ जाएगा। जब आपको उस पैराग्राफ का थीम समझ आ जाएगा तो उसमें जो लफ्ज आपको नहीं आते होंगे, क्योंकि वो पैराग्राफ है, तो आप उस पैराग्राफ को एज अ होल पढ़ के उसका मतलब समझ लोगे। अच्छा, दूसरी गुजारिश मैं आप लोगों को ये करूं कि आपको ट्रांसलेट करते हुए इश्यूज आते क्या हैं। आपको सबसे बड़ा मसला आता है अल्फाज मानी का। सीएसएस में और पीएमएस में इतने मुश्किल उर्दू के पैराग्राफ दिए जाते हैं, यानी उर्दू मोहल्ला लिखी जाती है उसके अंदर, कि जिसका मतलब ही हमें नहीं आता होता। अब उसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको जार्गन्स की और टर्म्स की एक लिस्ट बना दूं, जो कि मैं आपको दे दूंगा, लिस्ट दूंगा मैं आपको, जिसमें फलसफे के, नफ्सियात के, सोशियोलॉजी के, इकोनॉमी के जो मुश्किल मुश्किल टर्म्स हैं उसका उर्दू तर्जुमा लिखा होगा। पॉलिटिकल साइंस है उसके, तो वो आपको बड़ा फायदा देगा वो। और दूसरा, आप गैस वर्क करोगे, तो आपने पैराग्राफ पढ़ना है बार बार। और ग्रैंड रूल टू ये है कि आपने जो ट्रांसलेशन करनी है वो लिटरल भी ठीक है, वो लफ्ज ब लफ्ज भी ठीक है। जहां लफ्ज ब लफ्ज होती हो वहां लफ्ज ब लफ्ज कर देना। और जहां आपको लग रहा हो कि यार वर्ड वर्ड्स की ट्रांसलेशन से मतलब ठीक नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है वहां सेंस की ट्रांसलेशन होगी। और सेंस की ट्रांसलेशन को ही हम कहते हैं इडियोमेटिक ट्रांसलेशन। 2026 में, 2026 और इससे पहले भी जो ट्रांसलेशन, सीएसएस की ट्रांसलेशन, सीएसएस ट्रांसलेशन में जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं। वो क्या लिखते हैं, देखो बेटे, ये स्टेटमेंट होती है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू। किस चीज का आपने ख्याल रखना है, फिगरेटिव स्लैश इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का। अब हम इस पे बात करते हैं कि ये फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। वैसे भी मैंने उसको सेंसिकल ट्रांसलेशन कहा है, कि जैसे ही आप सेंस की ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे ही आप लोग सेंस की ट्रांसलेशन करते हैं, उसी को हम कहते हैं फिगरेटिव और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की ट्रांसलेशन। मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ईडियम्स लिखना नहीं है यहां पे हुजूर, ईडियम्स लिखना नहीं है, ईडियम्स लिखना नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, वी कंप्लीटेड आवर टास्क। लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन है, हमने अपना काम, आवर टास्क, मुकम्मल कर लिया, कंप्लीटेड, लफ्ज ब लफ्ज। अब इस ट्रांसलेशन को देखें, तुमने मेरा दिल तोड़ा, यू ब्रोक माई हार्ट। इसका लफ्ज ब लफ्ज करें तो भी ठीक है, ये भी चलेगा। लेकिन अगर कहेंगे आप यू हर्ट माई फीलिंग्स, तो ये भी चलेगा जी। अब ये जो पहली ट्रांसलेशन है ये लिटरल है, और ये जो दूसरी ट्रांसलेशन है ये इडियोमेटिक है, यानी कि सेंस की, सेंसिकल ट्रांसलेशन है। दोनों चलेंगी, कोई बात नहीं, दोनों ठीक है। लेकिन हर जगह दोनों नहीं चलते। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस देखें, घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। अगर तो इसका मैं लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन करूं कि द हॉर्स वॉज टॉकिंग टू द एयर, तो ये तो हुलिया ही बिगड़ जाएगा, मतलब ही खराब हो जाएगा। तो यहां टॉकिंग टू द एयर की बजाय आना चाहिए द हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट, या द हॉर्स वॉज रनिंग एट फुल स्पीड, या द हॉर्स वॉज गैलपिंग।
यानी हवा से बातें करना, ये है, ये अब एक एक्सप्रेशन है। और एक्सप्रेशन का जब हम तर्जुमा करते हैं, एक्सप्रेशन का जब हम तर्जुमा करते हैं, तो उसकी सेंस का तर्जुमा करते हैं। इडियोमेटिक, इडियम्स और चीज है बेटे, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन और चीज है। तो इडियोमेटिक ट्रांसलेशन का मतलब है सेंस की ट्रांसलेशन। तो यहां पर रनिंग वेरी फास्ट आएगा, टॉकिंग टू द एयर नहीं आएगा। तो कुछ टाइम पहले कुछ स्टेटमेंट्स वायरल हुई थी, जैसे रोड पे गोलियां चल रही हैं। हाँ, रोड रोड पे गोलियां चल रही हैं। बुलेट्स और वाकिंग ऑन द रोड। हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे। मैं एक आपको चीज, जैसे आपने बड़े मजे की बात बताई ना, एक शेर है गालिब का कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। तो थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। दूसरा मिसरा इसका कि देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे। क्या बनाऊं इसका? देखिए, अब लव्स टू वर्ड टू वर्ड यूं बनेगा: द न्यूज वॉज हॉट दैट द स्पेयर पार्ट्स ऑफ गालिब विल फ्लाई। कैसा महसूस हो रहा है? ये सब ठीक है। मॉडर्न। असल में वो कह रहा है कि थी खबर गर्म, खबर ये गर्म थी कि गालिब की इंसल्ट होगी, गालिब को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 2023 जो है, अब ये देखें 2023 में 2023 के सीएसएस के पेपर में ये एक बेटे ट्रांसलेशन आई थी: उस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। उस पहाड़ पर जाने के लिए कई लोग आए और चले गए। अब कई लोग आए और चले गए, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि सेवरल पीपल केम एंड वेंट, ये गलत होगा। इसकी जगह पर हम कहेंगे सेवरल पीपल ट्राइड। तो केम एंड वेंट की जगह कई लोग आए और चले गए, मगर ऐसा कोई शख्स नहीं आया जो फूल तक पहुंचा हो। तो कई लोग आए और चले गए का मतलब है कई लोगों ने कोशिश की। तो ट्राइड आना चाहिए। ये है इडियोमेटिक ट्रांसलेशन, ये है सेंसिकल ट्रांसलेशन। अच्छा, अब मुसलसल पैराग्राफ तक पहुंचने से पहले मैंने आपको ये 10-12 चीजें करवानी है। लेकिन क्योंकि अब आपको लेयर्स की समझ आ गई हुई है, तो ये कोई इश्यू नहीं आएगा इन चीजों के पढ़ने का। अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, वो है कि पहले तो एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब में फर्क करना सीखिए। यानी आपने ता है, ती है, ते हैं से अपने आप को परेशान नहीं करना। आपने ये देखना है बेटे कि उस सेंटेंस में एक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मैं कहूं कि हर अमीर आदमी लालची होता है, तो ता है तो इसके अंदर भी आया है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन बनेगी एवरी रिच मैन इज ग्रीडी। इस मार का इस्तेमाल है बेटे। और मैं तो अपने बच्चों को यूं भी कहता होता हूं कि भाई, आप ना लैंग्वेज को यूं दो हिस्सों में तकसीम किया करो कि इंग्लिश में कौन सा फिक्रा ऐसा है जिसमें एक्शन हुआ है और कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक्शन नहीं हुआ। पहले तो एक बड़ा फर्क ये कर लिया करो ना। अब जिया जो है वो रोजाना जिया रोजाना वर्जिश करता है, यहां पर एक्शन हो रहा है, यहां पर एक्शन हो रहा है, तो यहां टेक्स आएगा, जिया टेक्स एक्सरसाइज डेली। तो ता है इधर भी है, और ता है पहले वाले सेंटेंस में भी है। लेकिन आपने देखो इसके दोनों के अब ट्रांसलेशन कितनी ज्यादा मुख्तलिफ की है। बिलफर्ज अगर आए कि हवा में बहुत से जरासीम होते हैं, तो बेटे यहां पर जरासीम कर तो कुछ नहीं ना रहे। तो अगर मैं कहूंगा कि हवा में बहुत से जरासीम होते हैं, तो इसमें भी जीरो एक्शन है। तो मैं कहूंगा देयर आर सो मेनी जर्म्स इन द एयर, देयर आर सो मेनी जर्म्स इन द एयर। यहां भी इज एम आर का इस्तेमाल है। मैं कहूं कि शेर बहादुर होता है, मगर लोमड़ी बुजदिल।
तो यहां भी शेर और जो लोमड़ी है, हमने कोई एक्शन तो नहीं करवा रहे ना हम इनसे। तो हम यूं ही कहेंगे ना, द लायन इज ब्रेव, शेर बहादुर होता है, ता है तो इसमें भी आ रहा है। तो आपने हरगिज उन सेंटेंसेस से धोखा नहीं खाना कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ रहा हो, या एक्शन वर्ड्स आ रहे हो, लेकिन सेंटेंस पूरे को पढ़ के देखना है कि उसमें एक्शन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। तो मेरा बच्चा, अगर एक्शन होगा तो उसमें आप एक्शन वर्ब भी लगा दोगे, और एक्शन नहीं होगा तो उसमें आप एक्शन वर्ब भी नहीं लगाओगे। यह है आपको पहला सबक मेरा। अच्छा, दूसरा सबक, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होते हैं बेटे ये, विल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। बाज़ औक़ात ऑट टू को मॉडल नहीं कहा जाता, इसको सेमी मॉडल कहा जाता है, हमें कोई सरोकार नहीं है। मॉडल हो या सेमी मॉडल हो, है ये एक ही खानदान, सारा हेल्पिंग वर्ब का खानदान ही है। बस आपने ये ध्यान करना है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस। हाँ कोई सा सब्जेक्ट हो, हाँ कोई सा टेंस हो, हाँ कोई सा सब्जेक्ट हो, हाँ कोई सा टेंस हो, हाँ कोई सा सब्जेक्ट हो, हाँ कोई सा टेंस हो। जैसे ये प्रेजेंट टेंस था, ही सेज दैट ही कैन राइट, तो कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ही सेड दैट ही कुड राइट, देखो बेटे कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। तो कैन राइट, कुड राइट, शैल राइट, शुड राइट, मे राइट, माइट राइट, मस्ट राइट, ऑट टू राइट। जहां मॉडल वर्ब्स आ सर जाएंगे। विल सर विल हेल्पिंग वर्ब तो आता है कहीं कहीं पे फ्यूचर में, विल और शैल। जी, उस हेल्पिंग वर्ब की ही एक आगे कैटेगरी बना दी गई है जिसको मॉडल वर्ब कहा जाता है। मॉडल है ये हेल्पिंग वर्ब ही असल में, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब में, सिंपल हेल्पिंग वर्ब में, फर्ज करें हैव हैड है, जैसे वो कहता है कि ही हैज गॉन, यहां जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ज्यादा से ज्यादा क्या काम कर रहा है कि टेंस बता रहा है, और क्या कह रहा है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ज्यादा से ज्यादा ये काम कर रहा है। लेकिन ये स्पेशल टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि स्पेशल सेंसेस का इजाफा करते हैं। जैसे विल और शेल जो है वो फ्यूचर की सेंस देता है, वो इरादे की सेंस देता है। कैन जो है वो एबिलिटी कैपेबिलिटी की सेंस देता है। मे माइट जो है ये पॉसिबिलिटी की सेंस देता है। मस्ट के अंदर एक प्रेशर होता है, ऑब्लिगेशन होती है। तो इस वजह से इन हेल्पिंग वर्ब्स को की कैटेगरी को अलग करके इनको मॉडल वर्ब्स कहा गया है ये हेल्पिंग वर्ब्स ही। इन हेल्पिंग वर्ब्स का बस एक डिफरेंट नाम रख दिया गया है। क्यों? कि ये आम वर्ब में स्पेशल सेंसेस का इजाफा करते हैं। कैन राइट मतलब लिख सकना, एबिलिटी। मे राइट मतलब पॉसिबिलिटी। विल राइट मतलब इरादा। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से कि कोई भी मॉडल वर्ब हो, उसके बाद आती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, उसके बाद ना, जो ग्रैंड रूल 3 बताना है मैंने आपको, ये बताना है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, खा कोई सा भी टेंस हो, खा कोई सा भी सब्जेक्ट हो। टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे ही वॉन्ट्स टू स्लीप, यहां वॉन्ट्स था, प्रेजेंट टेंस था, तो तब भी स्लीप आया है टू के बाद। और ही वॉन्टेड टू स्लेप्ट नहीं कहना आपने, बस ही वॉन्टेड टू स्लीप ही होना है। यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम इन्फिनिटिव्स कहते हैं, वो किसी भी टेंस में आ जाएं, आपने टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। ये मैं आपको रूल क्या क्यों बता रहा हूं भाई? ये इसलिए बता रहा हूं बेटे कि मैंने ये मिस्टेक्स देखी हैं। बच्चे लिखते हैं ही वॉन्टेड टू स्लेप्ट, वो कहते हैं वॉन्टेड पास्ट है तो टू के बाद आगे भी पास्ट ही आएगा। तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिस टेंस में भी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेके आएगी। हाँ। और अगर और अगर टू के बाद हैज हैव हैड में से कोई एक, हैज हैव हैड में से अगर कोई एक लगाने में टाई पड़ जाती है, आपके सामने ये चैलेंज आ जाता है कि यार टू के बाद हैज हैव हैड में से कोई क्या लगाएं, तो हमेशा हैव लगाया करो। हमेशा हैव लगाया कीजिए, किसी भी टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही प्लान्स टू हैव अ लुक एट द मैप, और ही प्लान्ड टू हैव अ लुक एट द मैप। प्लान्स यहां प्रेजेंट था, है जी, प्लान्स यहां प्रेजेंट था। तो देखें इसके बाद भी जो टू आ रहा है, तो उसके बाद हैव ही है। ऐसा नहीं आपने करना कि आप ही को देखते हुए यहां पर ही प्लान्स टू हैज लगा दें और यहां ही प्लान्ड टू हैड लगा दें।
नहीं, ना तो यहां ही को देखते हुए टू के बाद हैज लगना है, और ना ही यहां प्लान को देखते हुए टू के बाद हैड लगना है। फिर सुनिएगा मेरी बात। एक तो ये है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा। अब आप कहोगे कि सर आईएनजी वाली फॉर्म भी तो आती है, वो इन्फिनिटिव होता है। वो इन्फिनिटिव नहीं होता, वो जेरेंड होता है। वो जब जेरेंड आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो एक तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, खा कोई सा भी टेंस हो, खा कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और दूसरा, अगर आपको टाई पड़ जाए कि टू के बाद हैज हैव हैड में से क्या चीज लगाएं, तो हमेशा हैव का इस्तेमाल कीजिए, हमेशा हैव का इस्तेमाल कीजिए किसी भी टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। बेटे मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गई सर। जी सर। यस। सर अक्सर वो स्प्लिट इन्फिनेटिव लगाते हैं, वो ठीक रहता है? वो तो बात सिर्फ इन्फिनेटिव। वो बाद में डिस्कस करेंगे स्प्लिट इन्फिनेटिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। जी मुख्तसर सर। मैं आपको ये बता दूं कि हम सीएसएस वाले स्प्लिट इन्फिनेटिव यूज नहीं करते। हाँ सर। मतलब कि अखबारों में आता है, कहानियों में आता है, हम नहीं यूज करते। हाँ सर। अच्छा, चौथा जो पॉइंट मैंने आपको बताना है आज, वो ये बताना है। अच्छा, ये आपको आता है, ये आपको आता है। उर्दू का फिक्रा देखते हुए, उर्दू का सेंटेंस देखते हुए ये अंदाजा लगाना, उर्दू का सेंटेंस देखते हुए ये अंदाजा लगाना कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। अब किसान गंदुम उगाते हैं, मुझे बताएं एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? सर एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है। एक्टिव है सर। अब मुझे ये भी बताइए आप लोग कि आपको कैसे पता चला है कि एक्टिव वॉइस है? सर सर डू हैव इसका जो एक्सपीरियंस। सब्जेक्ट है वो किसान है सर। शाबाश। अब देखो, हम ये देखो, देखो मेरी मेरी आपकी जो, मेरी और आपकी, मेरे और मेरे स्टूडेंट्स की जो डेफिनेशंस है ना, वो 2 + 2 = 4 जैसी होती हैं। तो कैसे एक्टिव वॉइस है भाई? इसका सब्जेक्ट एक्शन डूअर है। अच्छा, गंदुम पंजाब में उगाई जाती है। अब ये पैसिव वॉइस है, ये कैसे पैसिव वॉइस है? मुझे दो तरीकों से समझ आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस है, कि जो इसका सब्जेक्ट है ना वीट, ये एक्शन रिसीवर है। और दूसरा, यहां पर उर्दू वाले सेंटेंस में गंदुम उगाने की एक्टिविटी कौन कर रहा है, हम इसे बॉदर ही नहीं कर रहे, हमें एक्शन डूअर से लेना देना ही नहीं है। हमने एक्शन रिसीवर से बात शुरू की है कि वीट इज ग्रोन इन पंजाब। पांचवा पॉइंट जो है वो भी आपको आता है, ये देखें जरा ये वाली स्लाइड। अब ये जो क्लैश है ये हमने कल ही किया था कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, और मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, कर लिया और कर लिया है। तो एक तरफ तो आ गया कंप्लीटेड, लेकिन यहां आया हैव कंप्लीटेड। तो उर्दू में भी बेटे आप लोग ये फर्क करना सीखिए कि कहाँ सेकंड फॉर्म आनी है और कहां पर हैज हैव और थर्ड फॉर्म आनी है। और ये इसकी मशक हमने कल ही की है। देखो मैं आज ना आपको डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली 5 साल पेपर की जो ट्रांसलेशन है ना वो भी करवा सकता था, क्योंकि लेयरिंग तो मैंने करवा दी थी। आज मैं ट्रांसलेशन करवाता 1, 2, 5 साल पेपर की जान छुड़वा लेता। मैंने फिर भी ये मुनासिब समझा कि अब सारी चीजें इकट्ठी करके आप लोगों को एक ही दफा दूं, ताकि ये एक मतलब आप लोगों के पास एक पूरा ट्रेजर चेस्ट इकट्ठा हो जाए, पूरे टूल्स की टूल किट बन जाए आपके पास एक। क्या आपको पता होगा ट्रांसलेशन में इस चीज की जरूरत होती है? ये चीजें हमें धोखा देती हैं। अच्छा, अगली गुजारिश, अब जरा इन दोनों में फर्क देखें, इन दोनों फिक्रों में। पहला फिक्रा है, पहला सेंटेंस है मैं इस वक्त पढ़ रहा हूं। ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आई के साथ एम लग गया और उसके बाद स्टडिंग लग गया। यहां पर है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो बेटे आपने यूं नहीं कहना कि आई एम स्टडिंग, फिर आपने कहना कि आई हैव बीन स्टडिंग। जैसे ही हमें ड्यूरेशन या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन नजर आ जाता है, तो हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और इज एम आर की जगह हैज बीन हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर का इस्तेमाल मैंने कल पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था। और मुझे याद है मैंने कहा था आप लोगों से कि हमने तो सिंस फॉर का निकाह करवाया हुआ है हैज बीन हैव बीन और आईएनजी वाली फॉर्म से। ये वो निकाह है जो मैं इस वक्त आपको याद करवा रहा हूं। तो उर्दू में तो रहा हूं सेम होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन आ जाए
या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन आ जाए, ड्यूरेशन आ जाए 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 सालों से, 2 माह से, कई सालों से, ये ड्यूरेशन है, तो हम फॉर यूज कर लेते हैं 1947 से, सुबह से, शाम से, रात से। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन होता है जिसमें ड्यूरेशन हमें नहीं पता होती। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पढ़ते पढ़ते अब तक टीएस तक यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग तक मुझे कितना ड्यूरेशन कितना गुजर गया, मुझे ये पता है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो सेंस लगाते हैं हम, और अगर एग्जैक्ट ड्यूरेशन अगर ड्यूरेशन की सेंस आ रही हो तो हम फॉर लगाते हैं। लेकिन साथ में फिर इज एम आर बैन हो जाता है, फिर हैज बीन हैव बीन लगता है, हैव बीन आईएनजी वाली फॉर्म, हैव बीन आईएनजी वाली फॉर्म। एक ट्रांसलेशन आपने करते हुए इस चीज का ध्यान करना है, ध्यान करना है एक्शन बिफोर एन एक्शन इन पास्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस ये याद सर नहीं भी पहले ही करवाया था। करवाया था? अच्छा, चले जबरदस्त। चले, अगर मेरे बच्चों को ये नहीं नाम अच्छा लगता, टेंसेस के नाम नहीं ठीक लगते, छोड़ें, मैं भी टेंसेस के ऊपर जोर नहीं देता। आप अब सिर्फ सेंस उठाया करें, माजी में एक्शन बिफोर एन एक्शन, माजी में दो एक्शन हो और एक एक्शन पहले खत्म हो, एक एक्शन बाद में खत्म हो, तो हम क्या करते हैं? अब देखें, एबीए इन पास्ट का मतलब है एक्शन बिफोर एन एक्शन इन पास्ट। कहानी खत्म होने से पहले ही बच्चा सो चुका था, सो गया था या सो गया। देखो जी, अगर ऐसा सेंटेंस आता है आपके सामने तो पहले तो आप इसकी सेंस पकड़ो। इसकी सेंस क्या है? इसकी सेंस क्या है कि माजी में हुए दो काम। माजी में एक तो कहानी हुई खत्म, दूसरा बच्चा जो है वो सोया। लेकिन ये काम यके बाद दीगरे तो नहीं ना हुए। ऐसा तो नहीं ना हुआ कि कहानी खत्म हुई है अब और बच्चा सोया है अब, यानी कि पलक झपकते में काम हो गया हो, ऐसा तो नहीं ना हुआ। टाइम गैप है इसके अंदर। जैसे कि देखो, माजी में और तरह के भी डुअल एक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे सांप देखते ही मैं वहां से भाग निकला, अब यह है पलक झपकते का काम। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने एक चोर देखा, यह है पलक झपकते का काम। इसमें टाइम गैप नहीं होता। जब मैं बाहर निकला तो मैंने अपने दोस्त को देखा, यह है ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन। जब मैं बाहर निकला तो मैंने अपने दोस्त को देखा, बाहर निकलते ही मैंने अपने दोस्त को देखा, जो ही मैं बाहर निकला मैंने अपने दोस्त को देखा। अब देखिए, ये वाले सेंटेंसेस ही हमें बता रहे हैं कि माजी में एक से ज्यादा काम हुए, दो काम हुए, लेकिन उनके बीच में टाइम गैप नहीं है। इसमें तो टाइम गैप है। कहानी खत्म होने से पहले बच्चा सो गया था, बच्चा सोया पहले, द चाइल्ड हैड स्लेप्ट। तो जो काम माजी में पहले खत्म होता है उसके साथ हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो काम माजी में बाद में खत्म होता है उसके साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये एक कॉम्बो बनता है। मुझे याद है मैंने आपको इस तरह से बताया था, एक हमारा कौमी फिक्रा भी है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये सेम टाइम एक्शन नहीं है, ये माजी में दो काम हुए हैं। तो मैं कहूंगा द पेशेंट हैड डाइड, यूं नहीं हुआ कि जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई हैं तो डॉक्टर साहब ने कदम रखा, पलक झपकते में काम हुआ, नहीं। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड डाइड यानी कि एक एक्शन हुआ, द पेशेंट हैड डाइड, फिर आया टाइम गैप, उसके बाद द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। यही काम अगर फ्यूचर में हो तो, यानी एन एक्शन बिफोर एन एक्शन इन फ्यूचर, अगर यही काम फ्यूचर में हो तो, कि कहानी खत्म होने से पहले ही बच्चा सो चुका होगा, सो गया होगा या सो जाएगा, एंडिंग को छोड़िए आप यहां पे। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो फ्यूचर में पहले काम खत्म होना होगा उसमें हम विल हैव शैल हैव थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर में जो काम बाद में होना होगा उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये बनता है कॉम्बो इसका। तो द चाइल्ड विल हैव स्लेप्ट बिफोर द स्टोरी फिनिशेस। और मैंने यहां पर लिखा हुआ है माइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्शन बिफोर एन एक्शन एंड ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन। हाँ, ये मैंने देखो, जब मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने एक परिंदा देखा, तो यहां पर टाइम गैप नहीं है। जब मैं बाग में दाखिल हुआ, व्हेन आई एंटर्ड द गार्डन, तो आई सॉ अ बर्ड। यहां दोनों तरफ सेकंड फॉर्म आएंगी बेटे। ये दोनों तरफ सेकंड फॉर्म इसलिए आएंगी, दोनों तरफ सेकंड फॉर्म इसलिए आएंगी कि माजी में दो काम हुए हैं लेकिन उनमें टाइम गैप नहीं है। यहां पर इस जगह टाइम गैप है, तो फिर हमने कॉम्बो बनाया हेड और थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का। टाइम गैप अगर नहीं था तो फिर हमने दोनों तरफ सेकंड फॉर्म्स लगाई। अब आठवां, ये एक नई चीज मैंने आपको करवानी है, क्योंकि जब बेटे ये एग्जाम में आती है ना तो स्टूडेंट्स होते हैं परेशान।
तो मैंने आपको एक ट्रिक से ये कॉजेटिव्स समझाने हैं कि उर्दू में ये कैसे लिखे जाते हैं और उसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है। अच्छा, अब ये 4 सेंटेंसेस देखिए। इस पे बेटे मुझे टाइम लगेगा, ये मैं लेक्चर आज मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम इसको कल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन तसल्ली से आप ये चीजें, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ट्रांसलेशन के, समझ लें। लेयर्स हमने पहले कर ली, लेयर्स को भी हमने 3-4 दिन लगाए हैं, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम 2 दिन लगा देते हैं भाई। हमारा एक 10 नंबर तो स्ट्रांगली तैयार होते हैं ना। इन 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 सेंटेंसेस को देखिए। उस्ताद ने तलबा से मजमून लिखवाए। एक्शन डूअर ने काम यहां पर खुद नहीं किया, किसी से करवाया है। प्रेजेंट टेंस में अगर ये होता तो ये यूं होता, उस्ताद तलबा से मजमून लिखवाता है। फ्यूचर में होता तो ये होता कि उस्ताद तलबा से मजमून लिखवाएगा। परफेक्ट सेंस होती तो यूं होती कि उस्ताद ने तलबा से मजमून लिखवा लिए हैं। अच्छा, यानी कि कोई भी सेंस, कोई भी जमाना आप यहां पर लगा रहे हो, कोई भी जमाना आप लोग लगा रहे हो, एक्शन डूअर खुद काम नहीं कर रहा यहां जी। एक्शन डूअर खुद काम नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है? किसी और से काम करवा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस जगह फिर टोटल 4 चीजें हुई ना। एक, वो जो काम करने का हुक्म दे रहा है, चल भी काम कर। उस्ताद ने तलबा से मजमून लिखवाए। मैंने अपने मुलाजिम से कमरा साफ करवाया। मैंने मैकेनिक से अपनी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाई। अली ने मजदूरों से अपने घर की सफेदी करवाई। अच्छा, मेरे अबू फर्ज करें मुझे रोज कहते हैं चल भी अखबार पढ़ के मुझे सुना, तो मैं कहूंगा मेरे अबू रोजाना मुझसे अखबार पढ़वाते हैं। अखबार सुनते नहीं है, अखबार पढ़वाते हैं कि तू पढ़ के सुना। अच्छा, तो एक तो इसके अंदर हो गया जो कि सब्जेक्ट है, एक वो है कि जिसको वो हुक्म दे रहा है। तुलबा, तुलबा भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये एक्शन, असल में एक्शन परफॉर्मर्स ये हैं। मजमीन यहां पर ऑब्जेक्ट है और ये यहां पर वर्ब है, लिखवाना। नंबर 1 मेन सब्जेक्ट, नंबर 2 दूसरा सब्जेक्ट, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 एक्शन। दूसरे फिक्रे में जो सेकंड सब्जेक्ट है ना, वो नहीं है। तुलबा से मजमून लिखवाए गए, दूसरे सेंटेंस में एक्शन डूअर नहीं है, जो असल में हुक्म दे रहा है, जो काम करवा रहा है, उस्ताद नहीं है। तीसरे सेंटेंस में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो नहीं है। उस्ताद को आप कहते हैं सब्जेक्ट 1, तुलबा को आप कहते हैं सब्जेक्ट 2। अच्छा, दूसरा जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 1 है ही नहीं। तुलबा से मजमून लिखवाए गए। सेंटेंस नंबर 3 में सब्जेक्ट 1 तो है, लेकिन जिससे काम करवाया जा रहा है वो नहीं है, उस्ताद ने मजमून लिखवाए। और सेंटेंस नंबर 4 में दोनों ही नहीं है। अब ये सेंटेंसेस किस किस्म के हो सकते हैं? देखो बेटे, इसको याद कीजिए। ये सेंटेंसेस किस किस्म के हो सकते हैं? S1 S2 दोनों मौजूद हो, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों मौजूद हो, या सेकंड सब्जेक्ट मौजूद हो, या फर्स्ट सब्जेक्ट मौजूद हो, या दोनों ही ना हो, या दोनों हो, या दोनों ही ना हो, या दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट मौजूद हो। ये 4 टाइप्स के पॉजिटिव सेंटेंसेस आ सकते हैं। अब इन्हें पॉजिटिव वर्ब कहा क्यों जाता है ये मैं आपको बताता हूं बाद में। पहले आप इन चारों की शक्लें पहचान लोगे। अब इसकी ट्रांसलेशन देखिए। उस्ताद ने तलबा से मजमून लिखवाए। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एसेस। पहले तो आप इस वाले पार्ट पे गौर कीजिए, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स। अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो ये हो जाएगा द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स। अगर ये फ्यूचर में हो तो ये हो जाएगा द टीचर विल मेक द स्टूडेंट्स। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस में हो तो ये हो जाएगा द टीचर इज मेकिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज मेकिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर इज मेकिंग द स्टूडेंट्स। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो ये हो जाएगा द टीचर हैज मेड द स्टूडेंट्स। जो टेंस बदलने का शौक पूरा करना है ना, आप इस पार्ट में करो, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पर आपने खबरदार टू राइट लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों मौजूद हों, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 दोनों मौजूद हों, तो आप मेक का पॉजिटिव वर्ब यूज करोगे और उसका जो रिजल्टेंट वर्ब होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। नहीं लफ्ज याद होता इसको,
गटर में फेंको, डस्टबिन में फेंको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद कर लो बस। अब बच्चे यहां पर गलती क्या क्या करेंगे? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट एसेस, गलत। और बच्चे गलती क्या करेंगे? द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रोट एसेस, गलत। वो कहेंगे यहां पर पास्ट है तो यहां भी पास्ट ही लगाएंगे हम, गलत। कोई सा भी टेंस हो, यहां पर मेक हो, यहां पर मेक्स हो, विल मेक हो, इज मेकिंग हो, हैज मेड हो, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ही आएगी, आएगी। तो ये जो मेक है यहां पर पॉजिटिव वर्ब है, कॉज बन रहा है एक और एक्शन की। तो जब एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन की कॉज बनता है तो उसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यहां मेक वाला वर्ब एक कॉज बन रहा है राइट वाले वर्ब की, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब। और मेक हमेशा पॉजिटिव नहीं होता। जैसे मैं कहूं आई मेड अ प्लान, जैसे मैं आप लोगों को कहूं कि आई मेड अ प्लान, यहां पर तो मेड पॉजिटिव नहीं है, यहां तो मेड ट्रांजिटिव है। प्लान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद आई मेड अ प्लान, यहां पर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई मेड अ प्लान। तो अगर मेक पॉजिटिव वर्ब हो तो अपने बाद ये रिजल्टेंट वर्ब लेता है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो लबा से मजामीन लिखवाए गए, पैसिव स्ट्रक्चर है ये, यानी यहां पर सब्जेक्ट वन नहीं है। और अगर सब्जेक्ट वन ना हो तो आप उसका तर्जुमा यूं करो, द स्टूडेंट्स वर मेड। पैसिव में ले जाओ इसे, पैसिव में ले जाओ इसे, और जैसे ही पैसिव में लेके जाओगे आप लोग इसे, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप लोग इन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ याद करो। यहां मेड आता है और यहां पर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों मौजूद होते हैं, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों मौजूद होते हैं। तो आप मेक लगा सकते हो, मेड लगा सकते हो, इज मेकिंग लगाओ, हैज मेड लगाओ, यानी कोई सा टेंस लगाओ, और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट वन नहीं है, फिर आप बी फैमिली के बाद मेड लगाओ थर्ड फॉर्म। तो लबा से बात शुरू करो, सब्जेक्ट टू से बात शुरू करो, उसके बाद बी फैमिली के बाद मेड लगाओ, यानी इज मेड, आर मेड, वॉज मेड, वर मेड, विल बी मेड। और जब बी फैमिली के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाओगे तो उसके बाद फिर बेयर इन्फिनेटिव नहीं आएगा, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव आएगा, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों मौजूद हों, अगर सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दोनों मौजूद हों तो मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सिर्फ सब्जेक्ट टू मौजूद हो तो बी फैमिली, उसके बाद मेड, और उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर ये दूसरा सेंटेंस हो तो लबा से मज़ामीन लिखवाए जाते हैं, तो यहां आ जाता द स्टूडेंट्स आर मेड टू राइट एसेस। मज़ामीन लिखवाए जा रहे हैं तो यहां आ जाता द स्टूडेंट्स आर बीइंग मेड। अगर यहां पर होता कि तलबा से मज़ामीन लिखवाए जा चुके हैं या लिखवाए गए हैं तो यहां पर आ जाता द स्टूडेंट्स हैव बीन मेड। तो तलबा से मज़ामीन लिखवाए गए, द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट। तो जैसे ही बी फैमिली के बाद आप देखो कि थर्ड फॉर्म आई है, बी फैमिली के बाद अगर देखो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और ये किस सूरत में होगी? जब आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट वन नहीं होगा, तो बी फैमिली के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके साथ कॉम्बो बनेगा, और उसके साथ कॉम्बो बनेगा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब निचले दोनों की तरफ आते हैं। उस्ताद ने मज़ामीन लिखवाए। देखो बेटे, ये मैं गुजारिश करूंगा आपसे, ये जो पॉजिटिव वर्ब है ना, ये सिर्फ मेक और गेट नहीं होते। ये मेक, गेट, हैव और लेट और हेल्प, ये पांच हेल्पिंग वर्ब्स हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को क्योंकि ट्रांसलेशन करवानी है, तो मैंने दो ही पॉजिटिव वर्ब्स का यूज किया, एक मेक का, एक गेट का। वो किस किस सिचुएशन में किया है अगर आप उसको मेमोराइज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फिक्रा लिखना आसान हो जाएगा। ये जो सिचुएशंस मैंने उर्दू में लिखी हुई है ना, ये तो हम रोजमर्रा जिंदगी में बोलते हैं। अगर आप इसी टेंशन में रहोगे कि इसमें कौन सा पॉजिटिव आना चाहिए, तो फिर तो आपने फिक्रे बना लिए, फिर नहीं बना पाओगे फिक्रे, फिर लेट हो जाओगे आप मेरा घर देखने आते हो, आप कहते हो जी बड़ा शानदार घर है, मैं कहता हूँ कि अब्बू ने घर बनवाया है, मेरे अब्बू ने ये घर बनवाया है। देखो, रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो सब, रोजमर्रा जिंदगी में ये सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। यहां पर तीसरे सेंटेंस में हमने क्या देखना है? यहां पर उस्ताद मौजूद है, यानी कि सब्जेक्ट वन मौजूद है यहां पर, और सब्जेक्ट वन मौजूद है और सब्जेक्ट टू नहीं है। अगर सब्जेक्ट टू ना हो तो उसको हासिल कीजिए, उसको गेट गॉट गॉट कीजिए। तो आप लिखिए द टीचर गॉट द एसेज रिटन। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा कि हम गेट की फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टीचर गॉट द एसेज रिटन। उस्ताद मज़ामीन लिखवाता है, द टीचर गेट्स द एसेज रिटन। मैं अपनी कार धुलवाता हूं, आई गेट माई कार वॉश्ड। मैं अपना कमरा साफ करवाता हूं, आई गेट माई रूम क्लीन्ड। देखें, जिससे काम करवाया जा रहा है वो नहीं है यहां पे। सब्जेक्ट वन के बाद में आप लगाइए गेट, और गेट के बाद लगाइए ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। देखें, मैंने कमरा साफ करवाया, आई लगाइए, गेट लगाइए, रूम लगाइए, आई गॉट माई रूम। साफ करवाया, क्लीन्ड। अच्छा, उस्ताद ने मज़ामीन मज़ामीन लिखवाए। अच्छा, मैंने कमरा साफ करवाया, मैंने अपना कमरा साफ करवाया, या मैं अपना कमरा रोजाना साफ करवाता हूं, आई गेट माई रूम क्लीन्ड डेली। आप इस स्ट्रक्चर को चेक करें। यहां पर जो बंदा सब्जेक्ट वन है वो आ रहा है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट वन के बाद गेट गॉट वगैरह आएगा जी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये इस ट्रिपलेट को देखिए आप, इस ट्राइका को देखिए आप। द टीचर गेट द एसेस, आई गेट माई रूम। टीचर सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद रूम ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये तिकोन बन रही है एक यहाँ पे। और देखें, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, मैं अपने जूते पॉलिश करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई शूज। देखो, तीन चीजें तो आ गई यहाँ पे। सबसे पहले आई आया सब्जेक्ट, उसके बाद गेट आया, उसके बाद शूज ऑब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद लगा दो थर्ड फॉर्म, आई एम गेटिंग माई शूज पॉलिश्ड। अच्छा, मेरी अम्मी खुद नहीं खाना पकाती, मैंने उनको कुक रख के दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा मेरी अम्मी खाना पकवाती हैं, खुद नहीं पकाती, पकवाती हैं। जैसे उस्ताद ने मजमून लिखवाए, मेरी अम्मी ने खाना पकवाया, तो मैं कहूंगा माई मदर, माई मदर गॉट द मील कुक्ड। अब देखिए, पहले तो वही तिकोन बनी ना, पहले तो सब्जेक्ट आया मदर, मदर मेन सब्जेक्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद गेट आया, गेट की कोई भी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के फौरन बाद फिर देखें यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म्स आ रही हैं, रिटन, क्लीन्ड, पॉलिश्ड। सर अगर जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें ये होता है उस्ताद तलबा से मजमून लिखवाता है, तो इधर फिर मैक्स आ जाता है, द टीचर मेक्स आ मेक्स जाए, द स्टूडेंट्स राइट। शाबाश, मेक्स आ जाएगा। आगे कोई बदलाव नहीं होगा, द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स राइट एसेस। अच्छा, अगर यहां पर हो उस्ताद तलबा से मजमून लिखवाएगा, तो यहां पर विल मेक आ जाएगा। अगर होगा उस्ताद तलबा से मजमून लिखवा रहा है, तो यहां द टीचर इज मेकिंग आ जाएगा। इधर टेंस को बदलो। सर मतलब जो टेंस होगा फिर इस इधर भी वही फॉर्म आएगी। जी, जो टेंस होगा मेक की भी वही फॉर्म बनेगी, पॉजिटिव वर्ब बदला जाएगा, लेकिन आगे राइट नहीं बदला जाएगा, राइट का राइट ही रहेगा। पर मतलब प्रेजेंट टेंस में राइट के साथ टू नहीं लगाएंगे वो, बाकी मतलब भाई ये नीचे वाले सेंटेंस पे लगेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। ठहरो, मैं आपको लिख के दूं। ठहरो मेरा बच्चा, ये क्योंकि नोट्स आपके पास परमानेंटली रहने हैं इंशाल्लाह, तो मैंने आपको भेजने हैं, तो ताकि ये पक्के हो जाएं आपके पास ये नोट्स। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट में हो तो द टीचर मेक्स द स्टूडेंट्स राइट एसेज। इसको मैं कलर शलर बाद में करता हूं। अच्छा, फ्यूचर में ले जाते हैं इसे। द टीचर विल मेक द स्टूडेंट्स राइट एसेज। कंटिन्यूअस में ले जाते हैं इसको। द टीचर इज मेकिंग द स्टूडेंट्स राइट एसेज। प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाते हैं इसे। द टीचर हैज मेड द स्टूडेंट्स राइट एसेज। यानी ये जो मेक है ना, आपने टेंस के मुताबिक उसको बदला है बेटे। यहां मेड का मेक बना दिया आपने, यहां मेक से आपने विल मेक बना दिया, यहां विल मेक से इज मेकिंग बना दिया, यहां इज मेकिंग का हैज मेड बना दिया। यानी आप इधर बदलते गए टेंस के मुताबिक मेक को।
लेकिन जमाना बदल गया, राइट नहीं बदला। ये जो बेयर इन्फिनेटिव है ना, बेयर इन्फिनेटिव यानी प्योरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं बदली बेटे। अच्छा अब बेटे, अब दूसरा सेंटेंस उठा लेते हैं। दूसरा सेंटेंस था तलबा से मजामीन लिखवाए गए। तलबा से मजामीन लिखवाए गए। Students were made to write essays. शाबाश शाबाश। द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट एसेस। अब सर अगर आप, इधर लिखवाए गए हैं होता तो ये मतलब फिर प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, जैसे तल। बिल्कुल। अच्छा अगर होगा यहाँ तलबा से मजामीन लिखवाए जाते हैं, नौकरों से काम करवाया जाता है, नौकरों से फिर आर नौकर। में डाले सर, हाँ। अच्छा देन ये present लिखवाए द स्टूडेंट्स आर मेड। वो जब आर। सर अगर लिखवाए गए हैं तब वो आ पैसिव जाएगा वॉइस की सेम स्टूडेंट्स आएगा। हैव बीन मेड। हाँ शाबाश। अच्छा अगर यहाँ पर हो कि तलबा से मजामीन लिखवाए जा रहे हैं, लिखवाइए। आर स्टूडेंट्स में आर बीइंग मेड सर। द स्टूडेंट्स आर बीइंग मेड। यस सर, समझ गया सर। पैसिव वॉइस। अगर हो कि स्टूडेंट से मजामीन लिखवाए जा चुके हैं, बोलिए। सर मतलब ये भी स्टूडेंट्स हैव पैसिव वॉइस बीन। की सेंस दे रहा है। जी जनाब। अच्छा ये प्योरली पैसिव वॉइस है, ये ओरिजिनल पैसिव वॉइस है। तलबा से मजामीन लिखवाए जा चुके हैं, ये अब इसका लिखवाइए। द स्टूडेंट्स हैव बीन मेड। अच्छा और बनाइए अब, और बनाइए। द स्टूडेंट्स हैड बीन। हाँ, तलबा से मजामीन लिखवाए जाएंगे, ये बनवाइए। द स्टूडेंट्स विल बी मेड टू राइट एसेज। शाबाश, विल बी मेड। अब मेरा बच्चा मेरी बात सुनो, यहाँ वर मेड ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, आर मेड ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, आर बीइंग मेड ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, हैव बीन मेड ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है, विल बी मेड ये भी पैसिव स्ट्रक्चर है। और उसके बाद देखें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आप लोग सही पहचानने होंगे, ये पैसिव है पक्का। वो लाइक पैसिव था, वो वीक पैसिव था। अब यहां पहचानोगे कैसे कि यार, अच्छा एक मिनट ठहरो, ये तो आप पहचान लोगे, ये तो आप लोग पहचान लोगे कि जब चारों चीजें मौजूद होती हैं ना, तो फिर हम पहले मेक लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट वन लगाते हैं, फिर मेक की कोई सी फॉर्म लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट टू लगाते हैं, फिर बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। ये तो चार स्टेप्स हो गए। स्टेप वन सब्जेक्ट वन, स्टेप टू मेक की फॉर्म, स्टेप थ्री क्या नाम है, सब्जेक्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो चार स्टेप्स हो गए, क्योंकि इसमें चारों चीजें मौजूद होती है। उस्ताद ने तलबा से मजामीन लिखवाए, इसको तो पहचान लोगे। इनको कैसे पहचानोगे? तलबा से मजामीन मजामीन लिखवाए गए। सर यहाँ पर भी स्टूडेंट्स तलबा से काम करवाया गया है ना सर, तलबा से। जी। इसको यूं क्यों नहीं पहचानते कि यहां पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना वो नहीं है? यस सर। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो उस्ताद है इधर। अगर आपका मेन सब्जेक्ट ही ना हो, अगर आपका मेन सब्जेक्ट ही ना हो, गुम हो, तो फिर आप सब्जेक्ट टू से सेंटेंस स्टार्ट करो, उसके बाद लगाओ नंबर। अब स्टेप बना लेते हैं। सब्जेक्ट टू से सेंटेंस स्टार्ट करें, उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर लगाएं, उसके बाद लगाएं टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लो, यानी जैसे ही पैसिव स्ट्रक्चर्स आएंगे ना, और पैसिव स्ट्रक्चर को पहचानते हो ना, पहचान लोगे ना बेटे आप। पैसिव स्ट्रक्चर की मैंने पहचान बताई थी कि आपको, कि बी फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म होती है। जी जी सर, आपने बता दी सर। हाँ वो भी मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाए हैं। यस सर। तो मैंने जी उसका सर। मैंने आपको ग्रैंड रूल एक बताया था कि देखो बी फैमिली के बाद ना थर्ड फॉर्म आती है तो जनरली पैसिव वॉइस होता है। ये देख लो यहाँ पर बी फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म है, वर के बाद थर्ड फॉर्म, आर के बाद थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, बीन के बाद थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, और पांच ही तो मेन स्ट्रक्चर होते हैं जो। यस सर, समझ गया सर। हाँ। तो अगर गुम हो, अगर आपके सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट टू मौजूद है, तो सब्जेक्ट टू से ही सेंटेंस स्टार्ट करें, सब्जेक्ट टू से ही सेंटेंस स्टार्ट करें। उसके बाद लगाएं पैसिव स्ट्रक्चर, वर मेड, आर बीइंग मेड, हैव बीन मेड, हैज बीन मेड, विल बी मेड, कैन बी मेड, शुड बी मेड। और उसके बाद इन्फिनिटिव्स का यूज करें, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर इन्फिनिटिव आता है, यानी कि पैसिव स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव आता है।
पैसिव स्ट्रक्चर के बाद इन्फिनेटिव आता है। एक्टिव स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। एक्टिव स्ट्रक्चर में कोई सा टेंस यूज हो रहा हो ना, तो आगे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव आएगा। टू नहीं आना यहाँ पर, यहाँ टू एग्जाम में आपको धोखा ही ये देंगे। अच्छा, ये तो मैं ट्रांसलेशन की नीयत से आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको वो करेक्शन में भी तो दे सकता है। करेक्शन में कैसे देगा आपको? करेक्शन में यहां पर टू लगा देगा बस। वो जो 10 नंबर का करेक्शन का सवाल आता है, दैट द टीचर मेड द स्टूडेंट्स टू राइट एसेज। अब दिल चाहता है कि यहां पर टू लगे, लेकिन नहीं लगा ना। मेक अगर पॉजिटिव हो तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता होता है। मेक अगर पॉजिटिव हो तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता होता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब प्योरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई टू इशू नहीं लगता उसके साथ। तो यहाँ चारों एलिमेंट्स मौजूद थे। यहाँ आपका जो सब्जेक्ट वन था वो मौजूद नहीं था। अब अगर सब्जेक्ट टू मौजूद ना हो तो, और ये वाला जो फिक्रा है ना, ये जिसमें सब्जेक्ट टू मौजूद नहीं होता, ये हम रोज ही बोलते हैं, कई मौकों पे बोलते हैं। सबसे आसान यही है सर। हाँ, नाई से मैं बाल कटवाता हूं, आपका सब्जेक्ट वन मौजूद हो और वो काम भी करवा रहा हो, लेकिन काम नखरे से करवा रहा हो। उस्ताद ने मज़ामीन लिखवाए, उस्ताद मजमून लिखवा लेगा। उस्ताद तो है सुल्तान राही, उस्ताद तो मजमून लिखवाता है रोज, उसे कह भी कुछ नहीं सकते। उस्ताद रोज मजमून लिखवाता है। उस्ताद ने मज़ामीन लिखवाए, द टीचर गॉट द एसेज रिटन। उस्ताद मजमून लिखवाता है, द टीचर गेट्स। अब यहां आ रहा है गेट्स। ये पहली दफा गेट यूज हुआ है, और गेट कहां पर यूज हुआ है? जब सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू मौजूद नहीं है। जब सब्जेक्ट वन हो, सब्जेक्ट टू मौजूद ना हो, द एसेज रिटन। उस्ताद मज़ामीन लिखवा रहा है, द टीचर इज गेटिंग द एसेज रिटन। उस्ताद ने मज़ामीन लिखवा लिए हैं, द टीचर हैज गॉट द एसेज रिटन। यहां गॉट का गेट्स बना दिया आपने, यहां इज गेटिंग बना दिया आपने, यहां पर हैज गॉट बना दिया आपने, यानी टेंस इधर बदल रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर बेटे सब्जेक्ट टू तो है नहीं, जब सब्जेक्ट टू नहीं है तो फिर हम गेट्स को इस गेटिंग के फौरन बाद हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, एसेज एसेज एसेज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मज़ामीन लिखवाए गए। अब इसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है जिसमें S1 S2 दोनों नहीं है? ऑब्जेक्ट तो है ना, या तो आप इसे यूं कह दीजिए, द एसेज वर गॉट रिटन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके आना, फिर इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि बी फैमिली, इज एम आर वाज वर बी बीन वगैरह। उसके बाद गॉट और थर्ड फॉर्म लगाना। ये वर्ग गॉट जो है ये पैसिव स्ट्रक्चर है, और पैसिव स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है। या तो आप इसे यूं बना लीजिए, वर्ग गॉट रिटन। सबसे पहले एक्शन रिसीवर लिखना, ये हो गया स्टेप नंबर वन। उसके बाद वर्ग गॉट लगाना और वर्ग की थर्ड फॉर्म लगाना। तो मेरा बच्चा या तो इसमें गॉट का इस्तेमाल कर लें, अगर गॉट का इस्तेमाल करना है, अगर गॉट का इस्तेमाल करना है तो उसके फौरन बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है, आप फिर मेक को उठाएं। जैसे आप लोगों ने एक दफा ये पैसिव बनाए थे, वर मेड, आर बीइंग मेड, तलबा से मज़ामीन लिखवाए गए, इसमें S1 नहीं था। यानी तलबा से जो काम करवाने वाला है, जो हुक्म दे रहा है उन्हें कि भाई चलो ये मज़ामीन लिखो, जो S1 है वो नहीं है। तो हमने पहले स्टूडेंट्स लिखा, स्टूडेंट्स के साथ फिर हमने पैसिव वर्ब लगाए, वर मेड, आर बीइंग मेड, हैव बीन मेड, विल बी मेड। ये सारे पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, पैसिव वर्ब्स हैं। और उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। आपने पहले भी एक्टिविटी की है, या तो आप यहां भी वही वही एक्टिविटी करो, वर मेड, आर मेड, आर बीइंग मेड, हैव बीन मेड, विल बी मेड। लेकिन अगर यहां पर आप पैसिव स्ट्रक्चर लगाओगे, पैसिव वर्ब लगाओगे मेक का, तो फिर आगे टू बी रिटर्न लिखना होगा, टू बी का आपको इजाफा करना होगा यहाँ पे, टू बी का, और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगानी होगी। फिर साथ साथ इसको पढ़ें। अच्छा, अब यहां आपकी मर्जी है कि आप यहां पर वर गॉट लगाना चाहते हो। यहां अगर वर गॉट लग जाएगा, द एसेज वर गॉट रिटर्न आएगा, फिर यहां पर टू बी हट जाएगा। यहां पर अगर गॉट लगाते हो, द एसेज आर गॉट, यहां पर रिटर्न आ जाएगा, टू बी हट जाएगा, द एसेज आर बीइंग गॉट रिटर्न।
तो यानी फिर टू बी हट जाएगा, और अगर आप यहां पर मेक लगाते हो तो फिर आपको टू बी रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये दोनों मेथड सही हैं। दोबारा देखें आप इन्हें। देखो जी, उस्ताद ने तलबा से मज़ामीन लिखवाए, द टीचर मेड द स्टूडेंट राइट। ये है इनके अब्बू जी। ये इन सेंटेंस का ये इन सेंटेंसेस के वालिद साहब है। ये वालिद साहब इसलिए हैं कि ये इसमें चारों एलिमेंट्स मौजूद है, S1 S2, जो ऑर्गेनाइजर है, जो परफॉर्मर है, जो मेन एक्शन डूअर है, वो जो कि दूसरे एक्शन डूअर से वो काम करवा रहा है वो। अच्छा, ये जो दूसरा एक्शन डूअर है ना तलबा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर उस्ताद से एक्शन रिसीव भी कर रहा है और फिर खुद एक्शन परफॉर्म भी कर रहा है, तो इसके अंदर डुअलिटी है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट आ गया और वर्ब भी आ गया, तो जब चारों एलिमेंट्स मौजूद हो यहां पे तो हम मेक का कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। वो मेक का पॉजिटिव वर्ब हो, वो मेक्स भी हो सकता है, वो विल मेक भी हो सकता है, वो इज मेकिंग भी हो सकता है, हैज मेड भी हो सकता है। उस्ताद ने तलबा से मज़ामीन लिखवाए। दूसरा, तलबा से मज़ामीन लिखवाए गए, यहां पर वर्ब मेड, आर बीइंग मेड, हैव बीन मेड, विल बी मेड, और उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस्ताद ने मज़ामीन लिखवाए, यहां पर द टीचर गॉट द एसेज रिटन, गॉट का गेट्स बना दो, इज गेटिंग बना दो, हैज गॉट बना दो, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मज़ामीन लिखवाए लिखवाए गए, ये मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। ये गेट के पैसिव वर्ब से भी बन सकता है और मेक के पैसिव वर्ब से भी बन सकता है। ठीक, इसका मैं THT आप लोगों को भेजूंगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है, ट्रांसलेशन करते हुए ना हम लोगों ने ध्यान और रखना होता है, एक ध्यान और भी रखना होता है कि उर्दू और इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का और कंजंक्शंस का, वो बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पर उर्दू और इंग्लिश में आर्टिकल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा फर्क है। उर्दू में आर्टिकल्स कम है, जैसे कि बुजुर्ग ने बताया कि जंगल में एक पहाड़ है। अब पहाड़ से पहले तो मैंने एक का आर्टिकल लगा दिया यहां पे, लेकिन मैंने यूं नहीं कहा कि एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि एक जंगल में एक पहाड़ है। तो उर्दू में हम नाउन्स बोलते हैं और आर्टिकल्स के बगैर बोलते हैं अक्सर औकात। उर्दू में हम कहते हैं अबू आ गए। अबू, सामने कुर्सी पड़ी हो तो मैं आप में से किसी से कहूं कि भाई ये कुर्सी तो उठा लाओ, कुर्सी उठा लो भाई, कुर्सी उठा लाओ। मैंने आपसे पेन मांगना हो तो मैं आपको कहूंगा पेन देना। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कॉमन सिंगुलर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स लगते हैं। बेटे मुझे ये बताइएगा कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ा दिए हैं एज अ सब्जेक्ट, एज अ लेक्चर नहीं फुल? सर, नहीं नहीं करवाए। सर, आर्टिकल नहीं। अब तक नहीं हुई अच्छा, सर। अच्छा, चले 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 चले। तो जब मैं इनको इनके ऊपर फुल लेक्चर दूंगा ना, तब मैं आपसे बहुत बहस करूंगा इनके ऊपर। तब हम मिल के हमारे जहन में जो जो एम्बिग्विटीज हैं, जो जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन हैं आर्टिकल्स के बारे में, आप जी खोल के मुझसे डिस्कस कीजिएगा और इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगी। फिलहाल मैं आर्टिकल का एक एस्पेक्ट आप लोगों को बता रहा हूं। वो मैं ये बता रहा हूं कि उर्दू जुबान में आर्टिकल्स कम हैं, लिहाजा हम लोग इंग्लिश में गलतियां करते हैं। उर्दू में वॉवल्स ज्यादा हैं, लिहाजा हम इंग्लिश में लफ्जों का तलफ़ुज़ मुख्तलिफ बना देते हैं। अच्छा, मैं आपको देखिए मिसाल दे रहा हूं, हर जुबान की ना अपनी खूबसूरती है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में वॉवल कम है, उर्दू में बहुत ज्यादा है। इंग्लिश में वॉवल्स कम है, जैसे हम एक लफ्ज लिखें बिलफर्ज, देखो अब मैं यहीं से आपको समझाऊं। हम इसको फिल्म नहीं बोलते, फिल्म बोलते हैं। हम इसको बल्ब नहीं बोलते, बल्ब बोलते हैं। हम इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। यानी कि ये जो ए वॉवल है, एक वॉवल साउंड का हम यहां पर इजाफा करते हैं। बल्ब है, हम इसे बल्ब कहेंगे। स्ट्रॉन्ग है, हम इसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग। स्कूल है, हम इसको स्कूल कहेंगे। देखिए, इस स्क स्क साउंड है असल में, ये स्क, इसमें वॉवल कहीं भी नहीं है, लेकिन हम इसको इससे पहले आई खुद ही लगा देंगे। हम एक वॉवल साउंड का इजाफा करेंगे और हम इसे कहेंगे स्कूल। अच्छा, ऐसा करना मेरी नजर में कोई जुर्म नहीं है।
एक जुबान बोलने वाला जब कोई दूसरी जुबान बोलता है तो उसको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये भी वही चैलेंज है कि उर्दू, अरेबिक और पर्शियन के अंदर वॉवल्स बहुत है। परवानाए बेताब के हरदम तगपू करद, बरशम चुना सोख के खुदरा हमा ऊ करद। अरेबिक है कि अशता अना मुनफरिद व अतवलू लयाली, या कातिलातु नफ्सी अरहम अला हाली। ढेर सारे वॉवल्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो जिस तरह उर्दू में वॉवल्स ज्यादा हैं और इंग्लिश में कम, इसी तरह से इंग्लिश में आर्टिकल्स ज्यादा हैं और उर्दू में कम। तो हम क्या करेंगे? बुजुर्ग ने बताया, अ सेज इन्फॉर्म्ड दैट। यहाँ सेज मैंने कहा है बुजुर्ग, जो दाना शख्स हो उसको भी बुजुर्ग कहते हैं ना। ये आपने पूरा, ये 2023 का आर्टिकल, 2023 का ये क्या नाम है पेपर है, तो वहां से मैंने ये लाइन ली है। अ सेज इन्फॉर्म्ड मी दैट, दैट आ गया यहाँ पर कंजंक्शन के, देयर इज अ माउंटेन इन द जंगल। अब देखें, माउंटेन भी यहाँ नाउन है, लेकिन यहाँ पर हमने आ लगाया है। अच्छा, यहाँ तो चलो एक पहाड़ लिखा हुआ था ना, तो आ माउंटेन कह दिया, जंगल से पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर मैंने जंगल से पहले दा लगाया है। तो ट्रांसलेशन करते हुए हम लोगों को आर्टिकल्स की भी इश्यूज आते हैं, जो कि हमने देखने होंगे। और ट्रांसलेशंस करते हुए बाज औकात हम लोगों को कंजंक्शंस के भी इशू आते हैं, जो कि हमें देखने होंगे। कंजंक्शंस के इशू कैसे आते हैं देखिएगा। तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने चखा भी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुमने चखा भी नहीं। अब यहां और लिखा हुआ है कंजंक्शन के तौर पे, देखिए। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, आई प्रिपेयर्ड, आई प्रिपेयर्ड, आई प्रिपेयर्ड मील फॉर यू बट यू डिड नॉट You would test that. इवन टेस्ट इट। अब यहां पर मैंने लिखा और, लेकिन यहां पर मैंने लिखा बट, हुजूरे वाला। तो ये देख लीजिए आप, आपने वही सेंस की ट्रांसलेशन करनी है। अच्छा, उसके बाद एक और बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि मैंने आप लोगों को करवाना है, वो है रिलेटिव क्लॉजेस का। अब रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं, इसकी भी बड़ी छेड़छाड़ ट्रांसलेशन में रहती है, तो लिहाजा मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं आप लोगों को रिलेटिव क्लॉजेस भी करवा दूं। पहले उर्दू में पढ़िएगा। ये वो लड़का है जो मेहनत करता है। ये वही चोर है जिसे जज ने सजा दी। ये वो कार है जो बहुत तेज दौड़ती है। ये वही घर है जो मैंने पिछले साल खरीदा था। ये वो शायर है जिसकी नज़में मशहूर हैं। ये वो बागीचा है जिसके फूल बहुत खूबसूरत हैं। ये वो शायर है जिसकी नज़में मशहूर है। हम्म। दिस इज द फ्यूचर सर, हु नहीं आएगा, हु आएगा। अब देखें, अब मैं यही आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। अब ये जो पहला सेंटेंस है, पहले आप सब एक बात बताओ मुझे, इस सेंटेंस में, इन 6 सेंटेंसेस में, ये जो हु और हुम और विच और ये जो हुज लिखा हुआ है मैंने, मुझे बताओ ये WH फैमिली क्या क्वेश्चन पूछ रही है? नो सर। नहीं सर। हम्म। रिलेटिव का काम कर रहा हम्म। तो कंजंक्शन। तो पहले तो मेरे गुजारिश ये हुई कि ये जो WH फैमिली है, ये सवाल तो पूछ नहीं रही, ये सवाल भी तो पूछती है। जैसे हु आर यू, जैसे whom डू यू वांट टू सी, जैसे विच पॉलिटिशियन डू यू लाइक, जैसे हुज बुक इज दिस। तो सवाल भी पूछती है। लेकिन जैसा कि आप लोग फरमा रहे हैं कि इन 6 के 6 सेंटेंसेस में ये WH फैमिली सवाल नहीं पूछ रही, तो ये कर क्या रही है फिर? अपने से पहले वाले नाउन के साथ रिश्तेदारी बांध रही है। ये हु रिश्तेदार बन रहा है बॉय का, हुम रिश्तेदार बन रहा है विच का, थीफ का, विच रिश्तेदार बन रहा है कार का, हुज रिश्तेदार बन रहा है पोएट का, ये वाला हुज रिश्तेदार बन रहा है लॉन का। रिश्तेदार बन रहे हैं। तो यहां पर ये जो हु और हुम और विच और हुज जो हैं, ये कहलाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो कि अपने जो टारगेट नाउन है उसको रिप्लेस नहीं करता, उसको रेफर करता है, उसके साथ रिलेट हो जाता है। और ये जिस नाउन के साथ रिश्तेदारी बांधता है, वो नाउन कहलाता है इसका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। जैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन है बॉय का, और बॉय जो है वो एंटीसीडेंट है हु का। यानी हु जिस नाउन के साथ रिश्तेदारी बांधेगा, जिस नाउन को रेफर करेगा, जिस नाउन के मानों में इजाफा करेगा, जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को, वो नाउन कहलाएगा एंटीसीडेंट। एंटी का मतलब ही होता है पहले, ANTE जो एंटी होता है ना, इसका मतलब होता है पहले, एंटीसीडेंट। इसी तरह होम
रिलेटिव प्रोनाउन है थीफ का, और जो थीफ है वो एंटीसीडेंट है हुम का। विच रिलेटिव प्रोनाउन है कार का, और कार जो है वो एंटीसीडेंट है विच का। इसी तरह ये वाला जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है हाउस का, और जो हाउस है वो एंटीसीडेंट है विच का। हुज रिलेटिव प्रोनाउन है पोएट का, और पोएट एंटीसीडेंट है हुज का। ये वाला हुज रिलेटिव प्रोनाउन है लॉन का, और लॉन जो है वो एंटीसीडेंट है हुज का। रिलेटिव प्रोनाउन समेत जो बाद वाला क्लॉज होता है वो कहलाता है रिलेटिव क्लॉज, या उसको एजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। हु, हुम, विच और हुज समेत जो बाद वाला क्लॉज होता है उसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, और उसको एजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। उसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, और उसको एजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। रिलेटिव क्लॉज की तो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से जो स्टार्ट हो रहा है। एजेक्टिव क्लॉज इस वजह से कहा जाता है क्योंकि नाउन के मानों में जो इजाफा कर रहा है। अगर कोई लफ्ज नाउन के मानों में इजाफा करेगा तो वो एजेक्टिव होगा। अगर कोई फ्रेज नाउन के मानों में इजाफा करेगा तो वो एजेक्टिव फ्रेज होगा। अगर कोई पूरा क्लॉज रिलेटिव अगर कोई पूरा क्लॉज नाउन के बारे में बात करेगा अगर कोई पूरा क्लॉज किसी नाउन के बारे में बात करेगा तो एजेक्टिव क्लॉज ही कहलाएगा। तो असल में इनको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है और एजेक्टिव क्लॉजेस भी कहा जाता है। ये नाउन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये सेंटेंस के आखिर में भी आते हैं, सेंटेंस के मिड में भी आते हैं। झगड़ा ये है कि हु और हुम कहां लगेगा। झगड़ा ये है कि विच कहां लगेगा। झगड़ा ये है कि हुज कहां लगेगा। तो उस झगड़े को हम यूं खत्म करते हैं कि हु और होम आता है ह्यूमंस के साथ, विच आता है नॉन ह्यूमंस के साथ, और जो हुज होता है वो आता है पोजेशन या बिलोंगिंग शो करने के लिए। हु और होम आता है ह्यूमंस के साथ। देखें, हु का एंटीसीडेंट भी ह्यूमन है और होम का एंटीसीडेंट भी ह्यूमन है। और हु होम में फर्क क्या है? हु सब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहां पर बॉय सब्जेक्ट है और थीफ ऑब्जेक्ट है। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है जो मेहनत करता है। लड़का मेहनत करता है ना, तो एक्शन डूअर हो गया, तो लड़का सब्जेक्ट हुआ, तो यहां पर हु भी सब्जेक्ट आ गया। ये वही चोर है जिसको जज ने सजा दी। अब चोर को सजा मिली है, चोर यहां पर एक्शन रिसीवर हो गया। जज जहां पर एक्शन डूअर हो ना, जज ने सजा दी है ना चोर को, तो चोर जो हुआ वो सजा का रिसीवर हो गया, एक्शन रिसीवर हो गया। तो एक्शन रिसीवर हुआ अगर एंटीसीडेंट, तो उसके साथ होम आता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि होम भी तो एक्शन रिसीवर है। बाकी विच के लिए आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, ये नॉन ह्यूमंस के साथ इस्तेमाल होता है। दिस इज द कार विच रन्स फास्ट, ये वो कार है जो तेज दौड़ती है। हालांकि अब कार यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन डूअर है। दिस इज द हाउस विच आई बॉट लास्ट ईयर, ये वो घर है जो मैंने खरीदा था पिछले साल। मैंने खरीदा था पिछले साल, मैंने ये घर खरीदा था, तो घर ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बखेड़े में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दोनों सूरतों में विच इस्तेमाल होता है। तो विच कहाँ इस्तेमाल होता है? नॉन ह्यूमंस के लिए, वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। हाँ, ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए हु आता है और ह्यूमन ऑब्जेक्ट के लिए हुम आता है। हमें यहां फर्क करने की जरूरत है। आगे तो काम आसान है। अब ये जो हुज आता है ये मलकियत के लिए आता है या ताल्लुक के लिए आता है? दिस इज द पोएट, ये वो शायर है जिसकी नज़में पोजेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हु पोएम या विच पोएम नहीं कहेंगे, हुज पोएम्स कहेंगे। दिस इज द पोएट हुज पोएम्स, जिसकी नज़में। अब शायर यहाँ पर जानदा ह्यूमन है, हम उसके लिए हुज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ह्यूमंस की पोजेशन या बिलोंगिंग शो करनी हो तो हम हुज का इस्तेमाल करते हैं, हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। और किसी नॉन ह्यूमन की अगर हमने बात करनी हो तो भी हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द लॉन हुज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये वो लॉन है जिसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल है। मतलब दिस सर पोजीशन के लिए हुज ही आएगा दोनों केसेस में, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो? जी, और मैंने जानबूझ के ह्यूमन नॉन ह्यूमन बोला है, क्योंकि मैं लिविंग नॉन लिविंग कहता ना तो फिर आप लोगों ने एक और सवाल करना था कि सर प्लांट्स के लिए क्या यूज होगा। तो हु और हुम में सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको एक तो इसकी एंटीसीडेंट्स ह्यूमन होने चाहिए, और दूसरा हु का एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, और हुम का एंटीसीडेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आगे हमें कोई बॉदर करने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत नहीं। विच ह्यूमन नॉन ह्यूम, विच जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के साथ आता है। और हुज भी अंधाधुंध इस्तेमाल होता है सिर्फ पोजेशन या बिलोंगिंग के लिए। सेम केस यूज होता है, वो ह्यूमन हो या नॉन ह्यूमन हो। अच्छा, अगर ह्यूमन नॉन ह्यूमन एंटीसीडेंट इकट्ठे आ जाएं तो द बॉय एंड हिज डॉग, तो अब बॉय के लिए हम लोग यहाँ पर हु यूज करें या डॉग के लिए हम लोग विच यूज करें? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एंटीसीडेंट्स जो हैं वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन इकट्ठे हों, तो फिर आप दैट का इस्तेमाल कीजिए। द बॉय एंड हिज डॉग दैट वर क्रॉसिंग द रोड स्टार्टेड रनिंग, लड़का और उसका डॉग जो सड़क पार कर रहे थे दौड़ने लगे। जो सड़क पार कर रहे थे, ये रिलेटिव क्लॉज है।
ये है रिलेटिव क्लॉज। जो मेन क्लॉज है इसका वो ये है कि लड़का और उसका कुत्ता दौड़ने लगे। अब देखो, बिस्तर जहां तुम सोते हो गीला है, मेन क्लॉज है इसका द बेड इज वेट। द बेड इज वेट। वेयर यू स्लीप, यहां पर जहां तुम सोते हो, अब ये भी रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन ये वेयर से स्टार्ट हुआ है। हमने जब प्लेस देनी हो तो हमने वेयर यूज किया। तो रिलेटिव क्लॉजेस को समझिए। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? ये ऐसे क्लॉजेस होते हैं जो किसी नाउन के मानों में इजाफा करते हैं। ये सेंटेंस के एंड में भी आते हैं, सेंटेंस के बीच में भी आते हैं, स्प्लिट भी करते हैं उसको। मशहूर मशहूर रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव प्रोनाउंस ये थे, ये हु, हुम, विच और हुज। दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन वो एक टॉपिक डिफरेंट है। वो फिर मैं आपको फिर कभी करवाऊंगा जब उसका टाइम आएगा कि दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किन किन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है। और ये सेंटेंस के मिड में भी आ सकते हैं। अच्छा, अब ये 2023 का 2023 का एक ट्रांसलेशन का पैसेज है। बुजुर्ग ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है जहां वो फूल खिलता है। अब ये पहाड़ की वजाहत हो रही है, जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है। अब देखें, जहां वो फूल खिलता है ये भी रिलेटिव क्लॉज है, जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है ये भी रिलेटिव क्लॉज है। तो सेज इन्फॉर्म दैट देयर इज अ माउंटेन बियॉन्ड अक्रॉस द जंगल, या बियॉन्ड द जंगल, जंगल वेयर अ फ्लावर ब्लॉसम्स, जहां वो फूल खिलता है, जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई बीनाई रोश लौट आती है, जिसकी खुशबू, बिलोंगिंग, whose fragrance restores the lost eyesight, whose fragrance restores the lost eyesight। ये एक रिलेटिव क्लॉज है और ये दूसरा रिलेटिव क्लॉज है। इसको एक और कलर का कर देता हूं मैं। वेयर अ फ्लावर्स ब्लॉसम्स, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, और एक रिलेटिव क्लॉज के फौरन बाद दूसरा रिलेटिव क्लॉज आया है, whose fragrance। इस वेयर का एंटीसीडेंट जंगल है, इस हुज का एंटीसीडेंट फ्लावर है, और इस हुज का जो एंटीसीडेंट है वो फ्लावर है। बेटे आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं? जी सर, आ रही सर। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर लेयरिंग में मैंने आप लोगों को एजेक्टिवल पार्टिसिपल्स के बारे में भी बताया था कि जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एजेक्टिव का काम करती है तो उसको हम वर्बल एजेक्टिव्स कहते हैं या एजेक्टिवल पार्टिसिपल्स कहते हैं। एजेक्टिवल पार्टिसिपल्स भी कहते हैं और वर्बल एजेक्टिव्स भी कहते हैं। जैसे कि रनिंग वाटर, अगर क्लीन वाटर में क्लीन एजेक्टिव है, अगर डर्टी वाटर में डर्टी एजेक्टिव है, अगर प्योर वाटर में प्योर एजेक्टिव है, तो रनिंग वाटर में रनिंग भी एजेक्टिव है, बहता हुआ पानी। अगर बिग चेयर में बिग एजेक्टिव है, अगर स्मॉल चेयर में स्मॉल एजेक्टिव है, तो ब्रोकन चेयर में ब्रोकन भी एजेक्टिव है। तो बेटे, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी एजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं। और जब ये एजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं तो फिर इन्हें या तो वर्बल एजेक्टिव्स बोला जाता है या इन्हें एजेक्टिवल पार्टिसिपल्स बोला जाता है, क्योंकि हैं तो ये दोनों पार्टिसिपल्स ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो वर्ब में दो ही तो पार्टिसिपल्स होते हैं। तो जब ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं तो एडजेक्टिवल पार्टिसिपल कहते हैं। और हम कई मतलब रोजमर्रा जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका, बहुत इस्तेमाल करते हैं। स्माइलिंग फेस, यहाँ पर स्माइलिंग जो है वो एडजेक्टिवल पार्टिसिपल है। अगर स्मॉल फेस में स्मॉल एडजेक्टिव है, बिग फेस में बिग एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल फेस में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो स्माइलिंग फेस में स्माइलिंग भी एडजेक्टिव है। अगर ड्राई लीफ में ड्राई एडजेक्टिव है, ग्रीन लीव्स में ग्रीन एडजेक्टिव है, वेट लीव्स में वेट एडजेक्टिव है, सॉफ्ट लीव्स में सॉफ्ट एडजेक्टिव है, तो फॉलन लीव्स में फॉलन भी एडजेक्टिव है। गिरे हुए गिरे हुए पत्ते, गिरे हुए पत्ते, फॉलन लीव्स। अब देखो, अब फिर ये वो 2023 का है। बुजुर्ग ने बताया कि जंगल के पार एक पहाड़ है जिसमें वो फूल खिलता है जिसकी खुशबू से आंखों की खोई हुई रोशनी लौट आती है, लॉस्ट आई साइट। A sage informed that there is a mountain across the jungle, yeah, beyond the jungle, where a flower blossoms, and its fragrance, whose fragrance, whose fragrance restores the lost eyesight। देखो मेरा बच्चा, आई साइट यहां पर नाउन है। अब ये जो लूज लॉस्ट लॉस्ट, ये लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लूज लॉस्ट लॉस्ट। अब ये 2024 का पैसेज है। इसराइली फौजें आज के दिन तक निहत्थे
और बेगुनाह मासूम फलस्तीनियों के खून से होली खेल रही हैं। और गजा का इलाका गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी जंग, खौफनाक जंग में खौफनाक एडजेक्टिव, मुआशी जंग में मुआशी एडजेक्टिव, तबाहकुन जंग में तबाहकुन एडजेक्टिव। तो जारी जंग में जारी भी तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिवल पार्टिसिपल। तो ये मैं आप लोगों को एडजेक्टिवल पार्टिसिपल का मैंने शोशा छोड़ा इसलिए है कि आपको ट्रांसलेशंस में ये आता है। तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये करवाऊं। तो अगर हॉरिबल वॉर में हॉरिबल एडजेक्टिव है, अगर डिस्ट्रक्टिव वॉर में डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है, तो ऑन गोइंग वॉर में ऑन गोइंग भी एडजेक्टिव है। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है जो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। Israeli forces till today are shedding the blood of innocent Palestinians, and the Gaza Strip has been completely destroyed. मुकम्मल तबाह हो चुका है। क्यों तबाह हुआ? लेयर है उसकी इन द ऑन गोइंग वॉर फॉर द पास्ट 2.5 months, गुज़िश्ता 2.5 माह में ऑन गोइंग वॉर। अच्छा, ये मैंने आपको पहले करवाया हुआ है क्योंकि मैंने लेयरिंग आपको पहले करवाई हुई है। तो लिहाजा पार्टिसिपल फ्रेजेस की लेयरिंग अब देख लें कि कैसे होती है, कि मैं जल्दी से करवा देता हूं। फिर मैं आप लोगों को मुसलसल पैराग्राफ करवाता हूं आज। पार्टिसिपल्स जो है ना बेटे, वो होते हैं दो। ये ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। ब्रोक का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट फॉर्म। ब्रोकन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और जो ब्रेकिंग है वो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल्स तो होते हैं ये। अच्छा, सर अब इसको दोबारा रिपीट करें करनी। रिपीट करूं। देखें, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और ब्रेकिंग। या मैं आपको यूं बताता हूं भाई, एक मिनट ठहरो। वर्ब जो है ना, आप उसको देखो कैसे ट्रीट करते हो। आप लोग वर्ब को ट्रीट कैसे करते हो मैं बताता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कहते हो ब्रेक है, फिर आप कहते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रोक है, फिर आप कहते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रोकन, फिर आप कहते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है ब्रेकिंग, आईएनजी वाली फॉर्म। ये 4 फॉर्म्स तो आप सब जानते हो ना। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको हम कहते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका असल नाम है बेस फॉर्म, ग्रामेटिकल नेम है बेस फॉर्म। फिर जिसको हम लोग सेकंड फॉर्म कहते हैं, इसका ग्रामेटिकल नेम है पास्ट फॉर्म। और जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका असल नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और जिसको हम कहते हैं ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी वाली फॉर्म, इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो बेस फॉर्म है ना, ये जो बेस फॉर्म है बेटे, इसी बेस फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म अगर लगती है तो वो फोर्थ फॉर्म बनती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसी ब्रेक यानी कि बेस फॉर्म से आपकी फोर्थ फॉर्म बन रही है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी ब्रेक के साथ ही आईएनजी लगेगा। कभी ब्रोकिंग नहीं हो सकता, कभी ब्रोकनिंग नहीं हो सकता। फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है। थिंक थॉट, थॉट है ना, थिंकिंग होगा। गो वेंट गॉन है ना, गोइंग होगा। कभी वेंटिंग नहीं हो सकता। तो आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो फर्स्ट या बेस फॉर्म के साथ लगती होती है। अच्छा, फिर आप एक इन्फिनेटिव फॉर्म भी तो बनाते हो, टू ब्रेक। इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। यानी जो इन्फिनेटिव है वो भी फर्स्ट फॉर्म से ही बनती है ना बेटे, बेस फॉर्म से ही बनती है ना। और फिर एक और भी वर्ब होता है ब्रेक्स। ये वाला वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंसेज में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस का इजाफा करते हैं। तो जो एस सी एस का इजाफा है वो भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है ना। वो कभी भी ब्रोक्स नहीं हो सकता, वो कभी भी ब्रोकन्स नहीं हो सकता। तो ये जो एस या ई एस का इजाफा आप लोग करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही करते हो ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ एस सी एस का इजाफा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। तो आप लोग अब यूं समझो कि 3 फॉर्म्स तो होती हैं मेन, 3 फॉर्म्स तो होती हैं मेन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर जो फर्स्ट फॉर्म है ये बेस फॉर्म कहलाती है। इसी बेस फॉर्म से 3 फॉर्म्स मजीद बनती हैं। आईएनजी भी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, टू भी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, और एस सी एस का जो इजाफा है वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब्स की सारी गेम है, इसमें पार्टिसिपल दो ही हुए ना फिर। एक थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल होती है, एक वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म पार्टिसिपल होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप लोग ना इसकी लेयरिंग कर चुके हो पहले, मैं आपको याद करवाता हूं। पार्टिसिपल फ्रेजेस। शेर को देखते ही शिकारी भाग निकला, शिकारी भाग निकला, ये है आपका मेन क्लॉज।
शेर को देखते ही ये है लेयर। कौन सी लेयर है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की लेयर है। सीइंग द लाइन, द हंटर रैन अवे। शुरू में लिख लो आपकी मर्जी, आखिर में लिखना है आपकी मर्जी। जो मैं कहता होता था ना कि बेटे ये लेयर देख लो, जहां आपको लगता है कि मुनासिब है वहां लिख लो। स्प्लिट करके लिखना है आपकी मर्जी। द हंटर रैन अवे, द हंटर रैन अवे को स्प्लिट करके लिखना है तो आपकी मर्जी। द हंटर कॉमा सीइंग द लाइन कॉमा रैन अवे, ये भी ठीक है। इनिशियल पे से लेके जाना है, ये भी ठीक है। सीइंग द लाइन द हंटर रैन अवे, द हंटर रैन अवे कॉमा सीइंग द लाइन। और अगर बीच में लिखना है तो फिर नॉन एसेंशियल एलिमेंट बनेगा ये। नॉन एसेंशियल आपको पढ़ाया हुआ है मैंने? जी सर, आपने पढ़ाया तो। ओके ओके ओके। अगर नॉन एसेंशियल पढ़ाया हुआ है तो ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है इसको आप नॉन एसेंशियली भी यूज कर सकते हो। जज ने असलियत जानते हुए मुलजिम को रिहा कर दिया। असलियत जानते हुए ये लेयर है। और ये कौन सी लेयर है? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की लेयर है। नोइंग द रियलिटी, द जज फ्रीड द कल्प्रिट। नोइंग द रियलिटी, शुरू में लिखना वो भी ठीक है, एंड में लिखना वो भी ठीक है। द जज फ्रीड द कल्प्रिट, नोइंग द रियलिटी। स्प्लिट करके लिखना है तो भी ठीक है। और यहां उर्दू वाले फिक्रे में ये स्प्लिट आया हुआ था। जज ने असलियत जानते हुए मुलजिम को रिहा कर दिया, तो द जज नोइंग द रियलिटी फ्रीड द कल्प्रिट, ये भी ठीक है। तो ये जो लेयर हम लगा रहे हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की लेयर लगा रहे हैं। और ये लेयर स्टार्ट में, एंड में और एज अ नॉन एसेंशियल तीनों जगह पे आ सकती है। अच्छा, ये लाजमी नहीं हर लेयर आ सके, ये आपने खुद फैसला करना होगा। इसमें मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। ये खुद फैसला करना होगा कि भाई इस जगह के ऊपर यहां लेयर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एग्जिस्ट करती है। कमरे में बंद, बच्चा मदद के लिए चीखा। कमरे में बंद, अब ये कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है। लॉक्ड इन द रूम कॉमा द चाइल्ड क्राइड फॉर हेल्प। लॉक्ड इन द रूम, अब ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये पास्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट हुआ है, लॉक्ड। ये जो पहले मैंने आपको करवाए थे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहे थे। नोइंग द रियलिटी, नोइंग द रियलिटी, सीइंग द लाइन, सीइंग द लाइन। लेकिन ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, लॉक्ड इन द रूम। कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है, थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, लॉक्ड इन द रूम। द चाइल्ड क्राइड फॉर हेल्प। एम्बुलेंस, जख्म, जंग में जख्म खुर्दा सिपाहियों को। जंग में जख्म खुर्दा सिपाही, यानी उन्हें जख्म लग चुके। तो मैंने कैसे लिखा था? एम्बुलेंस टुक द सोल्जर्स वुंडेड इन द बैटल। अब ये जो वुंडेड इन द बैटल है ये है पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहां ये जो वुंडेड इन द बैटल है ना बेटे, वुंडिंग इन द बैटल नहीं आ सकता। वो तो इसका मतलब है कि अभी वो जख्म खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, नहीं। उन्हें वो जख्म खुर्दा है, वो जख्मी हैं, पहले से वुंडेड हैं वो। अब इसे अगर मैं शुरू में ले जाऊं, देखो अब देखो इसकी लेयरिंग की प्लेसेस कैसे तलाश की जाती हैं। अगर मैं इसको शुरू में ले जाऊं ना, तो सेंटेंस का जो फ्लो बनेगा ना वो इस तरह बनेगा, वुंडेड इन द बैटल द एम्बुलेंस। यानी जो एम्बुलेंस थी वो जंग में जख्म खुर्दा थी, तो स्टार्ट में इसलिए नहीं ला सकता। अच्छा, इसको अगर मैं एंड में ले जाऊं तो इसका क्या मीनिंग बनेगा? एंड में ले जाऊं तो द एम्बुलेंस टुक द सोल्जर्स टू द हॉस्पिटल वुंडेड इन द बैटल। इसका मतलब ये है कि अस्पताल जो था वो जंग में जख्मी था। तो इस तरह खुद फैसला किया करो कि ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है ये इनिशियली आएगा, ये एंड पे आएगा, या ये नॉन एसेंशियल के तौर पर आएगा। तो यहां पर सोल्जर्स के साथ ही आना चाहिए, वुंडेड इन द बैटल। तो द एम्बुलेंस टुक द सोल्जर्स वुंडेड इन द बैटल टू द हॉस्पिटल। तो ये बेटे कुछ चीजें थी जो कि मैंने आप लोगों को बतानी थी। अब ये 2024 का एक पैसेज है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में बात हो रही है। इस नुमाइंदा आलमी इदारे ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करते हुए इनके मसाइल के हल का फार्मूला भी खुद तय किया। मेन सेंटेंस है कि इस नुमाइंदा आलमी इदारे ने इन मसाइल के हल का फार्मूला भी खुद तय किया। इसको हटाओ, मैं बीच में से एक मिनट ठहरो जरा। इस नुमाइंदा आलमी इदारे ने, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने, इन मसाइल के हल का फार्मूला भी खुद तय किया। बीच में वो दे रहे हैं यहां पर पार्टिसिपल फ्रेज की लेयर लगा रहे हैं वो। फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत को तस्लीम करते हुए, इसका तर्जुमा पहले करते हैं। एक्नॉलेजिंग द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस। देखो, अब इसको मैं यहां से हटा दूं तो ये वही मेन सेंटेंस आ जाएगा। दिस रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या दिस लीडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो फॉर्मुलेटेड अ सोल्यूशन ऑफ दीज इश्यूज
इसको अगर बीच में लगा दो तो एक्नॉलेजिंग द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, दिस रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन acknowledging the right of self-determination of Palestinians also formulated a solution of these issues. तो well, it is a huge sentence, but we are not afraid of huge sentences. हम लेयर्स को हटाते हैं। अब ये जनाब एक बड़ा खौफनाक किस्म का और बड़ा मुश्किल किस्म का 2021 का पैराग्राफ है। इसका मैं तर्जुमा आपको करवाता हूं। अच्छा, अब उर्दू का पैराग्राफ अगर आपके सामने आता है तो पहला स्टेप क्या होता है? हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं एक दो दफा। पैराग्राफ को पढ़ने से हमें थीम का पता चलता, हम लोगों को थीम का पता चलता है। अच्छा, अब ये है इस्तेमारियत पसंद। अब आप कहोगे कि सर आप बताएं यहाँ क्या करें हम? आपने स्ट्रक्चर तो समझा दिए, आपने पार्टिसिपल फ्रेजेस भी करवाए, पॉजिटिव्स भी करवाए, बड़े लेयरिंग भी हमें सिखाई। अब हम एग्जाम में अगर इस किस्म की उर्दू आती है तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसके दो हल हैं। इसका एक है हल तो मैं आपको खुद दूंगा। अब ये इस्तेमारियत, ये असल में ये एक पॉलिटिकल टर्म है, तो मैं आपको पॉलिटिकल टर्म्स की लिस्ट दूंगा कि इस्तेमारियत क्या होती है, नौआबादियत क्या होती है, फिस्तायत क्या होती है, जमहूरियत क्या होती है, तो इसकी इंग्लिश क्या है। एक लिस्ट फराहम करूंगा मैं, उसमें जो मशहूर मशहूर ऐसी टर्म्स है ना, वो आप पढ़ लो। उससे बाहर नहीं आता होता, क्या बाहर देंगे उससे? इसी तरह मैं आप लोगों को फिलॉसफी की टर्म भी दूंगा। जैसे कि एक टर्म है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जैसे एक टर्म है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जैसे एक टर्म है नाइहिलिज्म। अब इसको उर्दू में क्या कहते हैं तो मैं इसका आपको लिस्ट दूंगा पूरी। ये फिलॉसफी की टर्म्स है। इसी तरीके से नफ्स साइकोलॉजी की टर्म्स हैं। तो ये मैं आपको टर्म्स दूंगा। तो एक तो इसका हल ये है कि इन इन मुश्किल अल्फाज के सामने, वही ना मैं आप लोगों का, जो कि आप लोगों ने कहना है वो मैं कह रहा हूं ना, कि इतना ग्रामर के कॉन्वोल्यूशंस वगैरह और लेयरिंग सीखने के बाद भी अगर ऐसे वर्ड्स आ गए तो हम क्या करेंगे भाई? एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, दूसरा तरीका आप खुद इजाद करो, खुद इजाद करो। अब इसे पढ़ के पता चलाओ कि इस्तेमारियत पसंद क्या होती है। पूरे पैसेज को पढ़ें और इसका बताएं। इस्तेमारियत पसंद अंग्रेजी इकदार के सामने, यानी जो अंग्रेजी इकदार थी वो इस्तेमारियत पसंद थी, अंग्रेजों की जो कदरें थी वो इस्तेमारियत पसंद थी, के सामने खुशामदाना और फरमाबरदाराना तर्ज अमल। अब देखो, अंग्रेज जो होगा वो इस्तेमारियत पसंद था, खुशामदाना और फरमाबरदाराना ये कौन होंगे? इंडिया के लोग होंगे। तो आप हम लोगों को अल्लाह मियां ने इन्फ्रेंस इन्फ्रेंस की इन्फर करने की खूबसूरती तो दी हुई है। और उसने उसने लिखा भी हुआ है कि इस्तेमारियत पसंद। फर्ज करो मैं आपको ये लिस्ट फराहम नहीं करता, तो बेटे आप खुद अंदाजा लगाओ ना कि ये अंग्रेजी इकदार इस्तेमारियत पसंद है, कौन सी होंगी ये? क्योंकि वो खुशामदाना और फर्मा बरदाराना तो हो नहीं सकते। अंग्रेज क्यों करेगा खुशामद? अंग्रेज क्यों करेगा फर्मा बरदारी भाई? क्यों जी? तर्ज अमल के बरखिलाफ। इसको तो छोड़ें जरा, आप तर्ज अमल के बरखिलाफ इसको छोड़ें। आगे देखें, जिसे बरतानवी हुकूमत ने फरोग दिया था, किसे बरतानवी हुकूमत ने फरोग दिया होगा? इस्तेमारियत पसंदी को, खुशामदाराना और फर्मा बरदाराना तर्ज अमल को। यानी लोग अंग्रेजों की खुशामद करते होंगे, लोग अंग्रेजों की फर्मा बरदारी ताबेदारी करते होंगे, और जो बरतानवी लोग होंगे वो इसको फरोग देते होंगे, शाबाश शाबाश, करो करो। और आगे लिखा हुआ है जिसे अहले हिंद ने उस दौर में इख्तियार कर रखा था। और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या इख्तियार किया होगा? हाँ, हिंदुस्तान के लोगों का ही तो रवैया बताया जा रहा है, खुशामदाना और फरमाबरदाराना। अहले हिंद, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के लोगों ने इख्तियार कर रखा था क्या रवैया, क्या तर्ज अमल इख्तियार था? वो खुशामदी थे, वो खुशामदी थे और फरमाबरदाराना थे। और इसी उनकी खुशामद को और फरमाबरदारी को ही बरतानवी हुक्मरान फरोग देते थे। और इस्तेमारियत पसंदी का मतलब हो गया जालिम होगी फिर वो अंग्रेजी इकदार, गासिब होंगी वो, क्रूअल होंगी वो, डोमिनेटिंग होंगी वो। भाई एक बंदे जिसकी खुशामद की जा रही है वो बंदा इस्तेमारियत पसंद है तो कैसा होगा? फिर हम गेस वर्क करेंगे, फिर आप सोचेंगे कि यार एक बंदा जो कि ताबेदारी फरमाबरदारी खुशामद को पसंद कर रहा है तो वो बंदा कोई जालिम हुक्मरान ही होगा ना। तो फैसला खुद करोगे आप। अब एक तरफ ये सिलसिला चल रहा था, इस तर्ज अमल के बरखिलाफ, इस तर्ज अमल के बरखिलाफ, यानी इस बिहेवियर के बरखिलाफ किसने खिलाफ, इस एक्टिविटी इस बिहेवियर के खिलाफ किसने काम किया? सैयद अहमद खान और उनके आला मर्तबत और रोशन दमाग फरजंद ने। सर सैयद अहमद खान आला मर्तबत ये लेयर है, रोशन दमाग ये एक लेयर है, छोड़ दें, फरजंद को पकड़ें। सर सैयद अहमद खान और उनके बेटे, उन दोनों ने कैसा रवैया अख्तियार किया?
उन दोनों ने कैसा रवैया अख्तियार किया, सैयद अहमद खान साहब और उनके बेटे ने कैसा रवैया अख्तियार किया, की कोशिश की गोया कि वो अंग्रेजों के मुसावी और हम मर्तबा हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो देखो मेरा बच्चा, अब इसको मैं समझा क्या हूं। तो जब मैंने प्रेसी आप लोगों को पढ़ाई थी, याद है मैंने आपको कहा था कि आपने आपने उसको पढ़ना है पहले। आप पढ़ेंगे तो आपको सेंस उसकी क्लियर होगी। और जो नॉन वर्ड्स है, मैंने कहा था जिन लफ्जों को आप जानते हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। अब इसको भी पढ़ के मुझे समझ आया है कि यहां पर तीन किस्म के लोगों की बात हो रही है। एक है बरतानवी हुक्मरान, वो पसंद करते हैं ताबेदारी और फरमाबरदारी। दूसरा है अहले हिंद। अहले हिंद जो है वो, अहले हिंद जो है वो तो क्या नाम है, खुशामद और फरमाबरदारी करते हैं, ये तर्ज अमल है उनका। ये दो पार्टीज होंगी। और तीसरी पार्टी एक और है, वो है सर सैयद अहमद खान और उनके उनके बेटे सैयद महमूद। अब बाकी अहले हिंद का एक रवैया था, एक तर्ज अमल था। और इन दोनों बाप बेटे का एक और तर्ज अमल था। वो तर्ज अमल क्या था? गोया कि वो अंग्रेजों के मुसावी और हम पल्ला हों, मतलब ये है हम मर्तबा हों। यानी कि वो ना तो खुशामद करते थे, और ना ही वो खुशामद करते थे, और ना ही वो ताबेदारी करते थे, चापलूसी करते थे। ना ही वो चापलूस थे। अब आपके सामने जब ये लेयर आ जाती है, दो सेंटेंसेस आ जाते हैं, पूरा पैराग्राफ आता है, तो आपने यहाँ पर लेयर देखनी है, लेयर्स देखनी है आप उसकी। अगर लेयर्स को पहचानते हो, अच्छा देखो यहां भी मैं आपको, देखो मेरी बात सुनो। आप आजाद हो कि आप रूट को पहले पहचान लो या लेयर को पहले पहचान लो। मेरा जब मैं स्टूडेंट था ना, ये मैं पढ़ा नहीं रहा आप लोगों को, ये मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा। ये जिस तरह मैं ट्रांसलेशन करता था ना, बस मैं वो तरीका सिखा रहा हूं आपको। मैं क्या करता था, मैं लेयर्स की ट्रांसलेशन पहले करता था। खुशामदाना और फर्मा बरदाराना तर्ज अमल के बरखिलाफ, अगेंस्ट द फ्लैटरिंग एंड ओबीडियंट बिहेवियर, मैंने इस लेयर का तर्जुमा पहले किया। फरोग दिया था, प्रोमोटेड। अहले हिंद का जो ये लेयर है, द इंडियंस, उस दौर में एट दैट टाइम इख्तियार कर रखा था, अडॉप्टेड। आला मर्तबत इसकी भी कोई इंग्लिश में बनाऊंगा, रोशन दिमाग इसकी भी कोई इंग्लिश बनाऊंगा। आला मर्तबत वैल्यूड, रोशन दिमाग ओपन माइंडेड, ब्राइट माइंडेड। रवैया इख्तियार करने की कोशिश की, ट्राइड टू अडॉप्ट। गोया के सो, देयर गोया के सो दैट। तो मैं तो, मेरा बच्चा क्या करता था, मैं तो व्हेन आई वाज अ किड, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं तो टुकड़ों 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 में ट्रांसलेशन पहले कर लेता था, फिर उन टुकड़ों को जोड़ लेता था दूसरे नंबर पे। रफ रफ काम करते हुए मैं पीसेस की ट्रांसलेशन करता था। तो इसलिए मैं आप पे जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आप भी पीसेस की ट्रांसलेशन करो। लेयर्स पीसेस होते हैं ना असल में। जो बच्चा एक दफा पढ़ के ट्रांसलेट कर पा रहा है पूरे के पूरे पैराग्राफ को, वो कर ले। जो नहीं कर पा रहा, वो मेरी तरह पीसेस की ट्रांसलेशन करे और उनको जोड़े। पीसेस की ट्रांसलेशन करने के बाद जुड़ाव का काम इतना खूबसूरत है और इतना जानदार होता है कि हमारी ट्रांसलेशन ठीक हो जाती है। अब देखिए इसकी ट्रांसलेशन, इन कंट्रास्ट टू के बरखिलाफ, इन कंट्रास्ट टू, पहली लेयर के बरखिलाफ, द फ्लैटरिंग एंड ओबीडियंट बिहेवियर टुवर्ड्स द कॉलोनियलिस्ट ब्रिटिश वैल्यूज। इस्तेमारियत पसंद को यहां पर कॉलोनियलिस्ट कहा गया है। अब ये आपको मैं लिस्ट खुद भेजूंगा कि आपको इस्तेमारियत पसंदी का मतलब पता चल जाए। इंपीरियलिस्ट भी बोला जाता है इसको, कॉलोनियलिस्ट भी बोला जाता है इस्तेमारियत पसंदी को। कॉलोनियलिज्म भी बोला जाता है, इंपीरियलिज्म भी बोला जाता है। उसके बाद लगे हैं दो रिलेटिव क्लॉजेस, विच वाज प्रमोटेड बाय ब्रिटिश रूलर्स। ये देखें विच से शुरू हुआ है, ब्रिटिश रूलर्स ने प्रमोट किया, एंड विच द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, और इंडिया के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस जमाने में। यानी कि फ्लैटरिंग और फ्लैटरिंग और ओबीडियंट बिहेवियर कॉलोनियलिस्ट ब्रिटिश वैल्यूज के लिए, जिसको बरतानवी लोग प्रमोट करते थे और इंडिया के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था उनके जमाने में, इस चीज के बरखिलाफ, इन कंट्रास्ट टू दिस, क्या किया? इन चीजों के बरखिलाफ खिलाफ किसने काम किया? बोथ सैयद अहमद खान एंड हिज हाई रैंकिंग एंड ब्राइट माइंडेड सन। हाई रैंकिंग नहीं करना तो वैल्यूड एंड ओपन माइंडेड सन, सैयद महमूद। सैयद महमूद को मैंने लिखा है यहाँ पर नॉन एसेंशियल बना के। असल में यह है कि मतलब सैयद अहमद एंड हिज सन ट्राई टू अडॉप्ट, सैयद अहमद खान एंड हिज सन ट्राइड टू अडॉप्ट, ये है आपका मेन क्लॉज। बाकी लेयर्स हैं। उन्होंने कैसा, सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया अख्तियार किया, एज इफ, जैसा कि
दे वर इक्वल, के वो इक्वल एंड एट द सेम स्टेटस टू द ब्रिटिश, मसावी हों, इक्वल हों और हम मर्तबा हों, एट द सेम स्टेटस। गोया के वो अंग्रेजों के हम मर्तबा हों, यानी ये सब्जंक्टिव है। ये जो वर्क का इस्तेमाल मैंने आपको करवाया था कंडीशनल्स में, यानी अनरियल सिचुएशन के लिए हम अंधाधुंध वर्क का इस्तेमाल करते होते हैं। तो जो टेंस आते हैं वो टफ नहीं होते बेटे। अभी मैं आप लोगों को एक और, वो भी पास्ट पेपर्स का ही एक मैंने चंक करवाया था आपको, ये भी पास्ट पेपर्स का ही एक चंक करवा रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली जो 2026 फरवरी के अंदर आया था, ये जरा पढ़ो आप मेरे साथ, देखो जरा। ये अमर वाकई है। अब ये हमारे सामने आया है, ये हमारे सामने जो आया है, ये कोई लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं है बेटे, 139 वर्ड्स हैं इसके अंदर। ये अमर वाकई है। अब यहीं पर ना, ये अमर वाकई है पढ़ के ही बेहोश हो जाएंगे वहां स्टूडेंट, लो जी, बस हमें नहीं आता। भाई हमने तो उसकी सेंस देखनी है। ये अमर वाकई है क्या? मुस्लिम दुनिया कुदरत के वदीयत करदा वसाइल से भी मालामाल है, कुदरत के दिए हुए वसाइल से भी मालामाल है, और इल्हादी कुव्वतों के मुकाबिल अपने दिफा का हर तकाजा निभाने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। मुस्लिम दुनिया के मुतालिक दो बातें की गई हैं। एक तो मुस्लिम दुनिया जो है, उसको उसके पास ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है, कुदरत ने उन्हें मालामाल करके रखा है। और इसकी जो इल्हादी कुव्वतें हैं, यानी जो मुखालिफ कुव्वतें, इल्हाद का अगर मतलब नहीं भी पता, छोड़ दें यार, छोड़ दें, रहने दें। जब हम मुकाबला कर रहे हैं तो ये हमारी दुश्मन ही ताकतें हैं सारी, और दिफा भी हम कर रहे हैं, तो इल्हाद के पीछे आपने अपना टाइम नहीं जाया करना कि इसका क्या मतलब होगा। आपने ये देखना है कि मुस्लिम दुनिया की बात हुई है, ये हो गई पहली बात, और यहां उसकी तारीफ की गई है, मुस्लिम दुनिया को कुदरत ने मालामाल किया हुआ है, और वो अपने दुश्मनों से अपना दिफा करने का हर तकाजा निभाने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। अच्छा बेटे, समझ आई है इस बात की? यस सर। हाँ। खबरदार आप में से कोई मुश्किल लफ्जों पे बैठा, मुश्किल लफ्जों के ऊपर किसी ने कयाम किया, तो आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो, सेंस को समझो, नब्ज को पकड़ो, सेंस को समझो। अच्छा, अगर मुस्लिम दुनिया के, अब यहां पर कोई ना कोई शर्त, यानी यहां कोई ना कोई कंडीशनल सी बात करने लगा है वो, कहते हैं, अगर मुस्लिम दुनिया के तमाम ममालिक इज्तमाही तौर पर, अब कह रहा है कि मुस्लिम दुनिया के अगर तमाम मुल्क इकट्ठे हो जाए, क्या करें? एक दूसरे के मफाद दिफा के लिए अपनी सलाहियतें और वसाइल बरूए कार लाएं, यानी अपनी सलाहियतें और वसाइल इस्तेमाल करें। बरूए कार लाएं से हमें नहीं कोई सरोकार, हमें नहीं कोई लेना देना, इस्तेमाल करें, यानी मुस्लिम दुनिया के मुल्क इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे के मफाद के लिए काम करें, दिफा के लिए काम करें, सलाहियतों को बरूए कार लेकर आए, यानी इस्तेमाल करें, तो दुनिया की कोई ताकत इनके आगे नहीं ठहर सकती। इसका मतलब है कि वो हर ताकत को हटा सकते हैं, हर ताकत को हरा सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। दूसरा थीम ये हो गया। आगे, इत्तेहाद और यकजहती के साथ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो इस पैराग्राफ में ना मुसलमानों को मुत्तहिद होने का थीम लेकर चल रहा है। पैराग्राफ पढ़ने का, जो पढ़ने का जो मकसद होता है हमारे अंदर, वो थीम को हंट करना होता है, वो थीम का शिकार करना होता है। इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुस्लिम दुनिया अक़वाम आलम में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है। यहाँ पर वो एक पॉसिबिलिटी बता रहा है। अगर करके उसने जो बात की थी, अगर मुस्लिम दुनिया, यानी यहां पर कोई एक कंडीशन रखी थी उसने, अगर मुस्लिम दुनिया इकट्ठी हो जाए। अब यहां पर वो आप लोगों को, हम लोगों को मुस्लिम दुनिया को कह रहा है कि भाई, अगर वो ऐसा करेगा तो एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया। इस्लाम दुश्मन इल्हादी कुव्वतों को यकीनन इस हकीकत का मुकम्मल इदराक है, इस हकीकत का मुकम्मल पता है। इदराक को छोड़ें आप, अदरक हो, इदराक हो, प्याज हो, लहसुन हो, छोड़ें उसको। इस्लाम दुश्मन इल्हादी कुव्वतों को यकीनन, अब इल्हाद का मैं आपको जरूर क्या नाम है, ये जार्गन है क्योंकि, ये मैं आपको जरूर ठीक है दूं। सर। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, एथीज्म है। लेकिन ये जो एथीज्म है, इज्म्स के बारे में मैं आपको टर्म्स का जार्गन लिस्ट दूंगा ना पूरी में, उर्दू इंग्लिश दोनों दूंगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इल्हाद है क्या, इल्हाद क्या है, इर्तदाद क्या है। इर्तदाद अपोस्टेसी को कहते हैं, मुर्तद हो जाने को। तो ये मैं लिस्ट दूंगा। अच्छा, आप इसको समझो कि इस्लाम दुश्मन इल्हादी कुव्वतों को यकीनन इस हकीकत का इदराक है, यानी उनको पता है कि अगर ये मुसलमान इकट्ठे हो गए तो ताकत बन सकती हैं। फिर वो क्या सेंस। कर, बताएं। सेंस कहते हैं ना, इदराक वाले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने सेंस पकड़नी है इसकी, कि उनको पता है।
अच्छा, अब उन्हें पता है कि अगर मुसलमान इकट्ठे हो गए तो वो पावर बन के उभरेंगे, तो फिर वो क्या करती हैं इल्हादी कुव्वतें, दुश्मन कुव्वतें? वो मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करती हैं। देखो आप, यहां भी उसने इत्तेहाद और यकजहती की बात की थी। आपके राइटर ने यहां पर बात की थी इत्तेहाद और यकजहती के साथ रहो भाई, तो ताकतवर कौम के तौर पर उभरोगे। और जो हमारे मुखालिफ कुव्वतें हैं वो हमारे इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश करती हैं, इत्तेहाद तोड़ने की भी कोशिश करती हैं, इंतशार का शिकार करने की भी के लिए भी साजिश करती हैं। इंतशार का शिकार, इंतशार का शिकार, यानी इत्तेहाद और यकजहती की उलट बातें हैं सारी ये करने की कोशिश में हमा वक्त मसरूफ रहती हैं। हमा वक्त हर वक्त हमा वक्त। कोई हमा पे बैठ के आपने जो है ना वो कयाम पजीर नहीं हो जाना कि हमा वक्त का क्या मतलब होगा। सेंस उठाइए, रहती हैं से पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस एक्शन है। अगर कंटिन्यूअस एक्शन है तो इस हमा का मतलब हर हुआ। खुद फैसला किया करो यार, खुद खुद ट्रांसलेशन के मुतल्लिक एक एक मतलब कॉन्फिडेंस के साथ फैसला किया करो। मुख्तलिफ फ़रोई इख्तलाफात, अब फ़रोई का मतलब मुझे नहीं पता, छोड़ दें, इख्तलाफात का मतलब तो पता है ना। मुख्तलिफ फ़रोई इख्तलाफात के बायस मुस्लिम ममालिक खुद भी बाहम उलझे, एक दूसरे में उलझे हुए हैं, और एक दूसरे से बरसरे बेकार रहते हैं, मतलब लड़ते रहते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं। नहीं, बरसरे बेकार का मतलब पता, छोड़ दें, आगे चलें, सेंस उठाएं, सेंस पकड़ें। यानी ये बरसरे बेकार भी कुछ उलझन जैसा ही लफ्ज होगा, और 100% ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। ट्रांसलेशन सेंस की होती है। ये अमर वाक़ई है, इट इज अ रियलिटी दैट द मुस्लिम वर्ल्ड इज ब्लेस्ड विद resources granted by nature and capable of fulfilling all demands of self-defense against atheistic powers. It is a reality that the Muslim world is blessed with. माला माल है, मतलब ब्लेसिंग हुई हुई है उसके ऊपर, ब्लेस्ड विद। किस चीज से माला माल है? रिसोर्सेज से, वसाइल से। कौन से वसाइल हैं? जो कि कुदरत ने दिए हैं, ग्रांटेड बाय नेचर। ग्रांटेड नहीं लिखना, गिवन बाय नेचर लिख दें। सलाहियत रखती है, कैपेबल ऑफ, लेयर्स हैं सारी। किस चीज की कैपेबल है? फुलफिलिंग ऑल द डिमांड्स। किस चीज की डिमांड्स? ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस किसके खिलाफ? अगेंस्ट द एथेइस्टिक पावर्स, इल्हाद की कुव्वतों के खिलाफ। अगर मुस्लिम दुनिया के तमाम ममालिक इज्तमाही तौर पर, इफ द मुस्लिम कंट्रीज यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटीज पहले ले आते हैं, रिसोर्सेज बाद में ले जाते हैं। इफ द मुस्लिम कंट्रीज यूटिलाइज्ड देयर कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज कलेक्टिवली फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन, मफाद और दिफा। मफाद का मतलब हो गया इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन का मतलब हो गया दिफा। नो ग्लोबल पावर कुड विदस्टैंड देम, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती। इफ द मुस्लिम कंट्रीज यूटिलाइज्ड, फॉर्म देखें मैंने कौन सी यूज की है, सेकंड कंडीशनल इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और सेकंड कंडीशनल कब इस्तेमाल होता है? कि जब हमने किसी ख्वाहिश का इजहार करना हो, अनरियल सिचुएशन हो, अनफुलफिल्ड डिजायर हो, सेकंड कंडीशनल आता है। इफ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म या वर्ब का इस्तेमाल, और जो रिजल्टेंट क्लॉज होता है जो कॉमा के बाद आता है उसमें वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। करके ना आएगा या कुड आएगा यहाँ पे? कुड आएगा, सेकंड कंडीशनल में कुड होता है बेटे। वुड कुड माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अच्छा, इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुस्लिम दुनिया अक़वाम आलम में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है, थ्रू यूनिटी एंड सॉलिडिटी। इत्तेहाद यूनिटी, और यकजहती हार्मनी, सॉलिडेरिटी, सॉलिडिटी। द मुस्लिम वर्ल्ड कैन राइज के तौर पर एज अ ह्यूज फोर्स, बड़ी ताकत अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस्लाम दुश्मन इल्हादी कुव्वतों को यकीनन इस हकीकत का मुकम्मल इदराक है। द एंटी इस्लाम एथिस्टिक पावर्स आर बिल इस हकीकत का इदराक है, यकीनन, अनडाउटेडली, श्योरली, वेल अवेयर ऑफ दिस ट्रूथ। पता होना, इदराक होना, पता होना, इदराक होना, पता होना। या यूं लिख दें, द एंटी इस्लाम एथिस्टिक पावर्स आर श्योरली रियलाइज दिस ट्रूथ। ये देखो, ये और मुख्तसर हो गया। इस्लाम दुश्मन इत्तेहादी कुव्वतों को यकीनन इस हकीकत का इदराक है, श्योरली रियलाइज दिस ट्रूथ, यानी उन्हें पता है इस सच्चाई का। इसलिए, सो, या देयरफॉर, दे ऑलवेज रिमेन बिजी इन प्लॉटिंग टू डिसयूनाइट एंड डिवाइड मुस्लिम्स। इत्तेहाद तोड़ने और इंतशार का शिकार करने। इत्तेहाद तोड़ने, डिसयूनाइट, और इंतशार का मतलब तकसीम करने, डिवाइड मुस्लिम्स। और लास्ट इसकी लाइन देखें, मुख्तलिफ फ़रोई इख्तलाफात के बायस, मैंने कहा था ड्यू टू से, ड्यू टू की बजाय ओइंग टू से फिक्रा स्टार्ट किया कीजिए।
ओइंग टू पैटी डिफरेंसेस, इख्तलाफात का मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस। फरोई का मतलब है पैटी, ट्रिवियल, मामूली। तो क्या करती हैं मुस्लिम नेशंस? देमसेल्व्स रिमेन स्टक, फंसी रहती हैं, उलझी रहती हैं। किस में उलझी रहती हैं? म्यूचुअल डिस्प्यूट्स में। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के बीच में, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर इसको मैंने यूं इकट्ठा करके लिख दिया। ये मैंने बाकी ट्रांसलेशन इसकी की हुई है, ये मैं आप लोगों को भेज देता हूं आज, और इसका THT भी भेजता हूं आप लोगों को।